चलें स्टार्ट करते हैं, मशीन लर्निंग स्टार्ट करते हैं। सही है, एक जो टॉपिक बाकी था ना स्टैटिस्टिक्स का, उसको देखते हैं बाद में, अगर टाइम मिला तो फिर उसको कब देखेंगे, अदरवाइज़ जो है ना तब अगर जब ज़रूरत पड़ेगी बीच में उन टॉपिक्स की तो इंशाल्लाह फिर हम मशीन लर्निंग के दौरान ही उसको कवर कर लेंगे। सही है, तो ज़रा देखते हैं मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन समझते हैं ज़रा, और कोशिश करते हैं आज सिंपल लीनियर रिग्रेशन का हम मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई कर दें। सही, तो चलें सबसे पहले यहाँ पे ना कुछ टाइप्स का जिक्र है, ठीक है, कुछ थ्योरी रिलेटेड हम चीज़ें समझ रहे हैं कि मशीन लर्निंग के अंदर बेसिकली हमारे पास कितने टाइप्स की लर्निंग होती है, 4 टाइप्स की लर्निंग होती है। एक है सुपरवाइज लर्निंग, सही है, एक होती है अनसुपरवाइज लर्निंग, एक है सेमी सुपरवाइज और एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक, इस पर अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि मशीन लर्निंग होती क्या है। मशीन लर्निंग होती क्या, सबसे पहले इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें, मशीन लर्निंग जो है ना बेसिकली अगर सिर्फ इसके वर्ड पर जाए तो वर्ड से क्या समझ आ रहा है कि मशीन को सिखा देना, ठीक है, या मशीन अगर कुछ चीज़ सीख ले तो इस चीज़ को या इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मशीन लर्निंग कहा जाता है। सही है, अच्छा, अब पहले मशीन को सिखाने से पहले ना हम ज़रा अब ह्यूमन के हिसाब से ज़रा बात करते हैं कि ह्यूमन जो है किस तरीके से चीज़ों को कर रहे होते हैं। अब लेट से इसको इस एग्जाम्पल से समझें कि आप लोगों ने लेट से यहाँ पर आना है, संडे के दिन 4 बजे क्लास है, ठीक है। अब हुआ क्या कि आप निकले, किसी भी टाइम पे निकले और आपको आइडिया था कि आप इतनी देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। सही, लेट से आप 40 मिनट पहले या 45 मिनट पहले अपने घर से निकले और आपको आइडिया था मैं यहाँ पे इस टाइम तक पहुँच जाऊँगा, क्लास के टाइम स्टार्ट होने तक मैं पहुँच जाऊँगा। सही है, अच्छा, अब हुआ क्या, लेकिन रास्ते में कोई इंसिडेंट हो गया, मतलब ट्रैफिक ज़्यादा मिल गया या बाइक पंचर हो गई या कुछ इस तरह का प्रोसेस हो गया। सही है, तो आपके माइंड में पहली क्या चीज़ आएगी, आप क्या बोलेंगे। आप 40 मिनट पहले निकले और 40 मिनट वो इस तरह कहते हैं कि आप अगर मुसलसल गाड़ी या बाइक चलाते रहेंगे तो ही पहुँचेंगे। सही है, किस स्पीड से चलाना है ये भी आपको आइडिया होता है, ऐसे ही है ना। अगर स्लो आ रहे होंगे तो आपको पता है कि उस 40 मिनट में नहीं पहुँच सकेंगे आप। तो आप अगर जिस टाइम पे निकल रहे हैं तो आपको एक आइडिया होता है कि आपने कितनी स्पीड बाइक की रखनी है। और अगर आप सिर्फ आधा घंटे पहले निकल रहे हैं तो आप मुझे बताएं कि आपके माइंड में ये चीज़ फ़ौरन से पिक करेगी ना कि हाँ मुझे थोड़ा और बाइक तेज़ चलानी पड़ेगी, जब भी मेरे पास मार्जिन है कि मैं टाइम पर पहुँच सकूँ। ऐसे ही, तो बाकी उसी एग्जाम्पल पर आते हैं कि 40 मिनट पहले आप निकले लेकिन रास्ते में कोई इंसिडेंट हो गया कि रास्ते में या तो पंचर हो गई बाइक या कुछ इस तरह का प्रोसेस हो गया, तो आपके पास अब माइंड में क्या आइडिया आएगा कि अगली मर्तबा आप क्या करेंगे और थोड़ा जल्दी निकलेंगे। सही है, ये उसने क्या किया, ये हमारे माइंड ने खुद ही पिक कर लिए वाली चीज़। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा माइंड जो है ना वो चीज़ों को रियल टाइम में लर्न कर रहा होता है, ठीक है, चीज़ों को समझ रहा होता है। सही है, जिसकी वजह से वो अगला डिसीजन लेने के लिए कैपेबल होता है। सही है, तो पुराने डेटा को उसने या एग्जिस्टिंग डेटा जो मौजूद है या उसके साथ जो सिचुएशन मौजूद है उस सिचुएशन में रहते हुए माइंड ने कुछ लर्निंग करी हमारे, और फिर उस लर्निंग के बिहाफ पर वो क्या करता है, अगली जो आगे आने वाली चीज़ें उसके बारे में प्रिडिक्शन करता है। सही है, अब लेट से इसको इस तरह एक और समझे कि भाई आप टाइम पे निकले, 1 घंटा पहले निकले लेट से, लेकिन आपको पता चला लेट से आपने कोई रूट वगैरह चेंज किया और आपको पता चला कि आप मतलब उस रूट से अगर आते हो डायरेक्ट आप यहाँ पहुँच जाते, जल्दी पहुँच जाते 10-15 मिनट, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर ट्रैफिक मिल गया। सही है, ट्रैफिक मिल गया, अब आप क्या करेंगे अगली मरतबा, आपका माइंड फ़ौरन से क्या सोचेगा कि यार इस रोड पे भले मैं पहली मरतबा आज गुजर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर रोड पे ट्रैफिक मिल रहा है, ठीक है, आप रोज़ाना तो नहीं गुजरे ना, तो आपको आइडिया नहीं कि ये ट्रैफिक रोज़ाना होता है, मतलब हर संडे के दिन यहाँ पर ट्रैफिक मिलेगा या सिर्फ आज ही के दिन मिला है। अभी तक हम कंक्लूड ही नहीं कर सकते इस बात को, ना हमें माइंड बताएगा कि यार रोज़ाना ट्रैफिक होगा, पॉसिबल ही नहीं है कि रोज़ाना, जब तक हमने उसको देखा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी आपके माइंड में कुछ ख्यालात आएंगे, आपके माइंड में कुछ अगले नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ सजेशंस आएंगी। अब वो सजेशंस क्या हो सकती हैं कि यार अगर मैं इस रूट से नेक्स्ट टाइम भी आऊँगा ना क्लास लेने के लिए तो मैं या तो इतनी ही जल्दी निकलूँगा, मतलब 1 घंटा पहले अगर आप निकल गए और आपको पता था कि अगर आप नॉर्मल रास्ते में नहीं फंसते तो आप 10 से 15 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक मिल गया। सही है, ट्रैफिक से आप निकल के जब क्लास में पहुंचे तो क्लास का टाइम हो रहा था तकरीबन,
तो आप लेट नहीं हुए, कहने का मतलब ये सही है। लेकिन आपके माइंड में क्या है कि अगर मैं अगली मरतबा भी इसी रास्ते से आऊँगा तो क्या हो सकता है, ट्रैफिक मुझे मिल सकता है दोबारा इस तरह का, ठीक है। इस बारे में अभी हम श्योर नहीं है कि ट्रैफिक मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन माइंड क्या बोलेगा, हाँ ट्रैफिक मिल सकता है, तो हमें एटलीस्ट इतनी ही जल्दी निकलना पड़ेगा, मतलब इतना टाइम पहले मुझे निकलना पड़ेगा ताकि अगर मुझे ट्रैफिक मिले तो मैं क्लास पर सही टाइम पर पहुंच सकूं। ये बात समझ आ रही है मेरी, ठीक है। अच्छा, अब चलें, ये तो एक एग्जाम्पल हो गई। अच्छा, इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल्स हो सकती है हमारे पास? इसके अलावा और हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। लेट्स से कि चलें इसको इस तरह समझें, लेट्स से आप ना किसी जगह जा रहे हैं, ठीक है, मतलब लेट्स से आप सैलानी के हेड ऑफिस गए, फॉर एग्जांपल सैलानी के हेड ऑफिस गए, तो आपको पता है कि वो उसका जो ऑफिस वाली क्या बोलेंगे, ऑफिस वाला जो फ्लोर है वो 14 फ्लोर है। अगर हेड ऑफिस कभी जाना हुआ हो ना तो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, जो उसका जो रिसेप्शन वाला बनी हुई है एजुकेशन रिलेटेड मामला के लिए, वो 4th फ्लोर बनी हुई है, ठीक है। तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि क्या जब आप सीढ़ियाँ या स्टेयर्स चढ़ रहे होंगे ऊपर की तरफ जाने के लिए, तो माइंड में क्या आएगा कि माइंड मतलब खुद ब खुद ये पिक कर लेगा ना कि आपने कितना अपने पाँव को ऊपर उठाना है ताकि आप अगली सीढ़ी पे जा सकें, ठीक है। मैं असल में बोलना चाह रहा हूँ कि माइंड हमारा ना रियल टाइम के अंदर चीज़ों को लर्न करके फ़ौरन से सजेशन देना स्टार्ट कर देता है, सही है। लाजमी नहीं कि आप सिर्फ इसी की एग्जाम्पल, आप किसी भी चीज़ की एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो माइंड क्या कर रहा होता है हमारा, रियल टाइम पर चीज़ों को लर्न करके क्या कर रहा होता है, अगले आने वाले मामला के लिए सजेशन दे रहा होता है, सही है। अब लेट से किसी ने बिज़नेस स्टार्ट किया, बिज़नेस स्टार्ट करते साथ उसने क्या गलती करी, उसने बहुत एक्सपेंसिव या बहुत बड़ी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट कर दी। हालांकि उसको कुछ आइडिया नहीं बिजनेस के बारे में कि किस तरह लेके चलना है, क्या नहीं करना है, लेकिन उसने क्या किया, फ़ौरन स्टार्ट करते के साथ ही बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी, सही है। तो क्या होगा, यूजुअली फर्स्ट टाइम के अंदर तो ज़्यादातर लोग फेल हो रहे होते हैं, ठीक है, कोई फर्स्ट टाइम में कामयाब नहीं होता। तो अब उसका क्या हुआ, सारा का सारी इन्वेस्टमेंट जो थी वो डूब गई, सही है। तो अब क्या उसको यहाँ से कंक्लूजन निकलेगी, माइंड तो फ़ौरन जल्दी से पिक करेगा ना चीज़ों को। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उस बिज़नेस से रिलेटेड। उसने लेट से एम्प्लॉयज़ भी हायर कर लिए, उसने ऑफिस भी ले लिया, इन्वेस्टमेंट भी कर दी, लेकिन 6 महीने उसने लगाया भी, मतलब फिर भी क्या हुआ, कोई उसका आउटपुट उसको देखने को नहीं मिला। तो क्या उसके माइंड में आएगा, क्या कंक्लूजन निकालेगा उसका माइंड, कि उसने मिस्टेक की है ना, और हर जगह मिस्टेक करी है, कोई एक जगह है नहीं, हर जगह उसने मिस्टेक करी है। तो क्या उसको माइंड सजेशन देगा, अगर उसका दोबारा से इस तरह का स्टेप दोबारा लेने का इरादा होता है उस बंदे का, तो क्या करेगा उसका माइंड, उसको सजेस्ट करेगा ना कि भाई पहले तो लर्निंग करनी है, सही है, उसके बाद क्या करना है, इन्वेस्टमेंट कम से स्टार्ट करनी है, कम लोग रखने हैं। अगर ऑफिस के लिए इसका पैसा नहीं है ऑफिस करने के लिए, तो घर से स्टार्ट कर सकते हो ये वाली चीज़। मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब मैं पॉइंट अल्टीमेटली बताना चाह रहा हूँ कि रियल वर्ल्ड के अंदर ना क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो चीज़ों को जो उसके साथ चीज़ें हो चुकी होती है ना, मतलब जो हमारे एक्सपीरियंसेस हो चुके होते हैं हमारे साथ, तो माइंड उसके बिहाफ पे हमें सजेशन दे रहा होता है कि भाई ये काम करना है और ये नहीं करना, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा होता है, क्योंकि हमारा माइंड रियल टाइम में हर चीज़ को लर्न कर रहा होता है, सही है। और इसी के बिहाफ पे फिर हमें क्या मिलती है, आगे जाकर सजेशन मिल रही होती हैं। तो मशीन लर्निंग का भी सिनेरियो कुछ इसी तरह का होता है कि हम मशीन मतलब हमने कंप्यूटर्स को बात कर रहे हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, हम मशीन को डेटा देकर उसकी लर्निंग करवाते हैं, उसको चीज़ें समझाते हैं, और जब वो चीज़ें समझ जाता है तो फिर हम उससे क्या करवाते हैं, उससे प्रिडिक्शन करवाते हैं, उससे क्या करवाते हैं, प्रिडिक्शन करवाते हैं, सही है। अच्छा, अब अगर मैं आपको लेके जाऊं कि मशीन लर्निंग और एक होता है कन्वेंशनल लर्निंग, यहाँ नहीं लिखा मैंने शायद, हाँ ये लिखा हुआ है, नॉर्मल वर्सेस ट्रेडिशनल कोडिंग। मतलब नॉर्मल या ट्रेडिशनल कोडिंग में पहले क्या होता था, जब मशीन लर्निंग नहीं आई थी, अगर हम बात करें तकरीबन 2000 से पहले की, 2000 मतलब ये 2000 साल गुजरा है, इससे पहले की अगर बात करें तो उस टाइम पर बिल्कुल उस टाइम तक ना मशीन लर्निंग का प्रॉपर कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। वहाँ पे क्या काम चलता था,
वहाँ पर ट्रेडिशनल कोडिंग चलती थी या नॉर्मल कोडिंग चलती थी। अब आप मुझे बताएं, नॉर्मल कोडिंग आज से पहले हमने बहुत करी है। हम क्या करते हैं, जो हमारे माइंड में कंडीशन सारी होती है ना, उस लिहाज से इफ़ एलिफ करके बहुत सारी कंडीशन बना देते हैं। सही है। अब लेट से कि कोई हमने कोड लिखना है और वो पेशेंट्स की सिम्टम्स बताएगा। जैसे हम सिंपल सा रखते हैं कि भाई लेट से अगर पेशेंट को फीवर है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर क्या है, लेट से 100 अबव है, और लेट से उसको कफ है और फ्लू है और बॉडी पेन है। इस तरह की हमने बहुत सारी कंडीशंस निकालनी जो क्या कर सकती हैं, कंट्रीब्यूट कर सकती हैं उसके फीवर को। मतलब ऐसा थोड़ी है ना लाजमी के ये बोलना चाह रहा हूँ कि सारी कंडीशंस हो भी सकती हैं फीवर के दौरान और कुछ एक भी हो सकती है। सही है। अब आपने क्या करना है, अभी मशीन लर्निंग को छोड़ दें कुछ देर के लिए। मैं आपको बोलता हूँ, आप ना मुझे एक कोड लिख के दें, एक प्रोग्राम लिख के दें जिसमें क्या करें कि यूज़र आएगा, यूज़र आके अपनी कंडीशन बताएगा। आपको कंडीशन उसकी बहुत सारी हमने अभी देखी कि भाई टेम्परेचर के बारे में उससे मालूम कर सकते हैं टेम्परेचर कितना है, उससे फ्लू, कफिंग, इस तरह की मुख्तलिफ हम डिजीज़ के बारे में उससे पहले पूछेंगे। अगर वो उनमें से एक या एक से ज़्यादा अगर बीमारियों को जिक्र करता है, हाँ भाई उसको ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो हम क्या बोलेंगे, उसको क्या है, उसको फीवर है। हम क्लासीफाई कर देंगे उसको फीवर है, उसको बता देंगे भाई हाँ भाई तुम्हें ये फीवर के सिम्टम्स है, तो तुम क्या करो, डेफिनेटली इसको जाके वो करो। अब लेकिन सोच के बताएं कि हम बहुत सारी हमने कंडीशंस लिख दी, सही है, लेकिन क्या हम 100% कंडीशन को यहाँ पे लिख पाएंगे? 100% कंडीशन ही हो सकती है। देखें, हो सकता है कि बीमारी के अंदर जब मतलब फीवर आ रहा होता है ना, तो लाजमी नहीं है कि जो जिन वजह से उसको फीवर हो रहा है या वो बीमारी हो रही है वो फिक्स हो, वो कुछ भी हो सकती है। अब ऐसा भी होता है समटाइम्स कि कोई कीड़ा काट के चला गया तो उसकी वजह से क्या उसकी मतलब उसको फीवर हो सकता है, नहीं हो सकता। समटाइम ऐसा हो जाता है कि जैसे शहद की मक्खी ने काट लिया, अच्छा काटने से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो चल रहा था डेंगू हो गया, सही है। तो मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि होता क्या है कि हम अगर किसी आउटपुट की तरफ जाते हैं ना कि उस चीज़ को होने के लिए क्या क्या रीजंस पॉसिबल हो सकते हैं, तो हम उनमें से ना ब्रेन स्टॉर्मिंग करके बहुत सारे तो लिख सकते हैं, लेकिन सब नहीं लिख सकते। बहुत सारे मतलब जो हमारे माइंड में आ रहा है ब्रेन स्टॉर्मिंग करके हम रिसर्च करके लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ क्या होती है, 100% उस चीज़ को कंट्रीब्यूट नहीं करती। सही है। अच्छा, ये चीज़ हमने सिर्फ किसके लिए करी, फीवर के लिए। अब लेट से अगर किसी को टीबी है फॉर एग्जांपल, तो अब टीबी के सिम्टम्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सिम्टम्स डिफरेंट होंगे और जो उनकी कॉजेज़ हैं, मतलब जिस वजह से वो टीबी की स्टेज तक पहुंचा, अब वो भी बहुत सारे हो सकते हैं। सही है। इसके अलावा किसी को कैंसर है, मतलब इस तरह के हमारे पास बहुत सारे आउटपुट्स हो सकते हैं जिनके होने की वजूहात मल्टीपल्स हैं। और अगर हम उसको लिखने की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, हम हार्ड कोड कर सकते हैं इफ़ एलिफ की मदद से कि भाई अगर यूज़र को, अगर किसी बंदे को टेम्परेचर इतना है, लेट से 100 से अबव है, हाँ उसको फीवर हो सकता है, हमने बता दिया। अगर किसी को टेम्परेचर 100 से अबव है, ठीक है, और उसको कफिंग भी है, तो भी उसको फीवर के सिम्टम्स हैं, या फीवर है। अगर उसको टेम्परेचर भी है, कफिंग भी है, फ्लू भी है, तो भी क्या है, वो हम उसको बोलेंगे हाँ भाई प्रिंट करके बता देंगे, हाँ भाई यू आर सिक एंड वी सस्पेक्ट दैट यू हैव फीवर। इस तरह से करके हम उसको बोल सकते हैं हाँ भाई ये आपके फीवर हो सकता है। इस तरह करके हम बहुत सारी इफ़ एलिफ की कंडीशंस लिख सकते हैं, लेकिन हम 100% चीज़ों को कवर नहीं कर सकते। तो हमारी ये जो कन्वेंशनल कोडिंग है ना, ये जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग या नॉर्मल प्रोग्रामिंग कहलाती है, इसमें क्या होता था कि हम हर चीज़ को इफ़ और एलिफ की मदद से लिखा करते थे, जिसमें क्या था, मशीन ने कुछ सीखा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मशीन क्या कर रही है, उन कंडीशन से भी यहाँ पे काम कर रही है। लेकिन जब मशीन लर्निंग का एरा आया, तो मशीन लर्निंग से लोगों का काम बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि मशीन लर्निंग से क्या हुआ कि हम बहुत सारा डेटा देकर मशीन को सिखा दिया करते थे। अब इमेजिन करें, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल समझाइए कि हम इफ़ एलिफ का यूज़ कर रहे हैं बहुत सारी मरतबा, ठीक है। समटाइम्स हो सकता है भाई ये 100 तक कंडीशन पहुंच जाए। अभी तो हमने छोटी छोटी कंडीशन डिस्कस करी हैं। अगर हम इसको लेके बैठें, प्रॉपर डॉक्टर के साथ हम लेके बैठें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, रिसर्च की चीज़ों को निकालें, तो हो सकता है 100 तक कंडीशंस हमारी चली जाए। इतना लंबा कोड, 100 कंडीशन लिखना कोई आसान बात नहीं है, इतना लंबा कोड हो जाएगा। और फिर 100 कंडीशन लिखने के बावजूद भी हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा मॉडल जो है वो
अब 100% चीज़ों को कवर कर सका है, उसमें फिर भी लैकनेस रहती है और फिर भी लैक कर रहा होता है। तो जब मशीन लर्निंग की बारी आती है, मशीन लर्निंग की बात होती है, मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हम मॉडल को या अपनी मशीन को बहुत सारा डेटा देते हैं, ठीक है, और डेटा देके मशीन को सिखा देते हैं कि भाई जब यूज़र को ये हुआ, लेट्स से उसको टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 90 डिग्री था, उसका टेम्परेचर 90 डिग्री था, लेकिन उसको सीवियर कोल्ड, सीवियर फ्लू और सीवियर कफिंग, टेम्परेचर हालांकि लो है लेकिन ये सब चीज़ें जब सीवियर हैं तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या बनेगा, उसको फीवर हो सकता है। तो आगे फीवर का एक कॉलम होगा, मतलब डेटा इमेजिन करें ना आप लोग, एक कॉलम है टेम्परेचर का, उसमें 90 वैल्यू देखने को मिल रही है, एक कॉलम है कोल्ड का मतलब सर्दी लगने का, तो उसमें लिखा हुआ है हाँ भाई यस, या 0-1 की फॉर्म में लिखा हुआ है 1, हाँ भाई उसको शदीद सीवियर सर्दी लग रही है। इसके अलावा फ्लू भी है, कफिंग भी हो रही है, बॉडी पेन हो रहा है। तो हमने सारा डेटा देके उसका आउटपुट बता दिया कि भाई जिस कस्टमर के साथ, सॉरी जिस बंदे के साथ ये वाला मामला था ना, ये जिसके ये चीज़ें जो फील कर रहा था उसको फीवर था, ठीक है। टेम्परेचर का सिर्फ कम होना ये क्लासीफाई नहीं कर सकता कि उसको फीवर नहीं है, उसको इतनी सारी चीज़ों की मदद से हम बता रहे हैं कि हाँ भाई फीवर था। अब ये कंडीशन थोड़ी चेंज होती है कि भाई लेट से कि उस बंदे को सिर्फ टेम्परेचर 100 से अबव है, सही है, और सिर्फ उसको कोल्ड सर्दी लग रही है, लेकिन कफिंग नहीं है हरगिज़, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, फ्लू बिल्कुल नहीं है, उसको बॉडी पेन बिल्कुल नहीं है, सही है। तो इसके ब्याह पर भी हम क्या बोल सकते हैं, हाँ भाई उसको फीवर है। तो इस तरह का हम डेटा, बहुत सारा डेटा जब मशीन को दे देते हैं तो मशीन ना अंदर जाकर, इस डेटा के अंदर जाकर डिफरेंट पैटर्न्स को तलाश करता है कि भाई अच्छा एक कस्टमर का टेम्परेचर, एक बंदे का, कस्टमर पति जो माइंड में आ रहा है बार बार, एक बंदे का टेम्परेचर 90 था, उसको ये सारी चीज़ें भी थी तो उसको फीवर था, लेकिन एक दूसरा बंदा उसको सिर्फ टेम्परेचर था 100 से अबव और कोल्ड वाला कॉलम उसका यस था, बाकी सारे कॉलम में उसको नो लिखा हुआ था लेकिन उसको भी फीवर था। अब ऐसा भी हो सकता है समटाइम्स सिर्फ फ्लू जब हो रहा होता है, ठीक है, ऐसा होता है सर्दी का हमारे साथ भी कि सिर्फ फ्लू के बाद इनिशियली तो हमें फीवर नहीं होता, लेकिन इन दी एंड क्या होता है, 1-2 दिन के बाद अगर वो फ्लू सही नहीं होता तो बॉडी पेन स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद अल्टीमेटली बंदा बीमार पड़ जाता है। तो अब ये चीज़ें भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं उसको फीवर लाने में, सही है। तो खैर पॉइंट समझाने का ये है कि मशीन को ना हम डेटा दे के समझाते हैं, हम कंडीशंस नहीं लिखते बैठ के इतनी सारी, हम मशीन को उठा के डेटा दे देते हैं, मशीन क्या करती है उसमें डेटा में जाके पैटर्न तलाश करती है। पैटर्न किस तरीके, अच्छा भाई ये था इसको फीवर है, ये था इसको भी फीवर है, ये था इसको फीवर है, ये चीज़ें थी तो उसको फीवर नहीं हुआ। तो डेटा को जाके अंदर से खोजेगा, तलाश करेगा, पैटर्न को ढूंढेगा, सही है, और फिर जाके वो क्या करेगा, अपनी एक लर्निंग बना सकेगा या एक इस कैपेबल हो सकेगा, काबिल हो सकेगा कि वो क्या कर सके, फीवर वाले कॉलम के बारे में हमें आइडिया दे सके। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये आपकी क्या होती है, आपकी ये मशीन लर्निंग के अंदर आपका इस तरीके से काम चलता है कि आप डेटा देकर मॉडल को ट्रेन करते हैं और मॉडल की जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर आप उससे प्रिडिक्शन वाला काम ले रहे होते हैं, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा बस। अब लेट से मैंने आपको ये पेशेंट वाला डेटा समझाया, अब लेट से आपके पास एक न्यू कस्टमर आया, सही है, और उसको लेट से क्या बोले, सिर्फ बॉडी पेन था फॉर एग्जांपल, सही है। अब सिर्फ बॉडी पेन है और कुछ भी नहीं है उसके सिम्टम्स, ना टेम्परेचर है, ना उसको फ्लू है, ना कफिंग है, ना उसको कोल्ड, कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसकी बॉडी पेन है। तो अब क्या हो सकता है इसका आउटपुट, कि उसको फीवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसा ही है ना। तो यहाँ तो हम भी श्योर नहीं है कि भाई उसको फीवर है या नहीं है, भले ऑन एट दैट टाइम उसको नहीं है कुछ इस तरह का, लेकिन हो सकता है कि आगे जाके वो इसको फीवर की तरफ ले जाए, यही इसका जो प्रोसेस है, फीवर की तरफ ले जाए, या पॉसिबल है ना भी लेके जाए। तो हम इस तरह का डेटा जब मॉडल को देंगे ना, तो मॉडल ने हमारे डेटा से जो चीज़ें सीखी हैं उन चीज़ों के बिहाफ पे फिर हमें उस डेटा के बारे में रिकमेंड करेगा कि हाँ भाई इसको ये चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती। और इसमें एरर के चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं कि 100% ट्रेन हो जाता है, इसमें एरर के चांसेस रहते हैं, ठीक है। जी जैद भाई बोले। पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेगा, जो पैटर्न रिकॉग्नाइज होने के बाद जो पैटर्न निकलेगा उसको जो पेशेंट अपने सिम्टम्स डालेगा उससे मैच करेगा, तो इसको ये सब देखने के बाद बताएगा फीवर है। बिल्कुल यही वाला तरीका है कि पैटर्न को उसने ढूंढा, फिर जो न्यू यूज़र आकर उसको अपनी डिटेल प्रोवाइड करेगा, उसके साथ वो मैच करेगा,
जो पैटर्न्स एग्जिस्ट करते थे उसमें जो उसने लर्निंग करी उस लर्निंग को मैच करेगा कि यार इस तरह का डेटा पहले ऑलरेडी मौजूद था तो फिर क्या करेगा, देखेगा जाके कि उसको कीवर्ड था नहीं था, और उसके बिहाफ पे क्या करेगा, हमें आंसर को रिकमेंड करके दे देगा। समझ रहे हैं बात को? सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देते हैं, ज़रा जल्दी से इसको देखें। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई हमने क्या किया, लेट से एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाया और हम ना लेट से गाड़ियों के फीचर, कार्स के फीचर से बिहाफ पे उसकी प्राइस प्रेडिक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये समझिए बात को कि कार के फीचर से बिहाफ पे उसकी प्राइस प्रेडिक्शन करवाते हैं। तो क्या होगा इस सिनेरियो के अंदर, हम उस मशीन लर्निंग मॉडल को बहुत सारी वैल्यूज दे देंगे कार्स के फीचर्स के बारे में और फिर क्या करेंगे, प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में उससे मालूम करेंगे। तो अब लेट से एक गाड़ी है, उसकी 4 व्हीलर गाड़ी है, उसमें लेट से बहुत सारे फीचर्स हैं, ऑटोमेटिक है, ठीक है, और पावर स्टीयरिंग और इस तरह की उसमें फीचर्स मौजूद हैं, तो उसकी प्राइस आई है। सिमिलरली इस तरह की बहुत सारी फीचर्स मौजूद हैं और इस फीचर्स के भी आप उसने क्या किया, प्राइस को लर्न कर लिया कि अच्छा भाई ये फीचर होते हैं गाड़ी के, कार के, तो इसकी प्राइस ये होती है। थोड़ी सी लोअर फीचर वाली गाड़ी होती है उसके प्राइस थोड़े से कम होते हैं, बहुत हाई फीचर वाली गाड़ी होती है उसके प्राइस ज़्यादा होते हैं। सही है, तो इस तरह से जाके डेटा को लर्न करेगा और फिर डेटा को लर्न करने के बाद हम उसको जब न्यू एक गाड़ी बताएंगे, भाई मुझे लेट से एक गाड़ी चाहिए, उसमें ये फीचर होने चाहिए, तो मुझे बताओ कि मुझे कितने की पड़ेगी। सही है, तो क्या होगा, मशीन लर्निंग जाकर अपनी जो उसकी लर्निंग हुई है, मशीन लर्निंग मॉडल की जो पहले लर्निंग हुई है एग्जिस्टिंग डेटा पे, उसके बिहाफ में हमें क्या करेगा, हमारी न्यू डेटा के बारे में रिकमेंड करेगा कि भाई इसकी प्राइस ये हो सकती है। ये जो डेटा हमने उसको दिया है और उसकी सिचुएशन भी उसके सामने आई है कि ये चीज़ हुई है तो ऐसे होगा, तो मतलब अगर साइंस की चीज़ें जितनी भी देखें तो उसमें एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, या जो भी एक्सपीरियंस होता है वो तब्दील होता है। अगर वो डेटा हमने उसको दे दिया मतलब 1 साल का, मतलब ये पूरा पैटर्न उसमें निकाल दिया, तो अगर वो सिनेरियो चेंज हो जाता है अगले साल, और मशीन लर्निंग जो है पुराने डेटे के ऊपर प्रेडिक्शन जो करता है वो उसकी प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी, बिल्कुल उसकी बुनियाद ही गलत है, बिल्कुल ऐसी है। तो इसीलिए आपको आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल होता है ना, उसको आपको पीरियोडिकली ट्रेन करना पड़ता है न्यू डेटा सेट पर। अब जैसे इस दुनिया के मतलब इस टाइम पर ना डेटा बहुत तेज़ी से जनरेट हो रहा है, बहुत तेज़ी से जनरेट हो रहा है। इसको इस तरह समझें कि आप एक रिसर्चर हैं, या इसको भी छोड़ें, इसको इस तरह समझें कि भाई एक बंदा है और वो ना दिन के 2-2, 3-3 घंटे यूट्यूब शॉर्ट्स या फेसबुक शॉर्ट्स देखने में लगा देता है। इमेजिन करें, अब आप मुझे बताएं 2-3 घंटे, और ऐसे लोग करते हैं जब लेके बैठ गए ना तो उनको फिर ना खाने का होश है ना किसी और चीज़ का होश होता है, बस लगे पड़े ऐसे ही है ना, और 2-2, 3-3 घंटे निकाल देते हैं। अब आप इमेजिन करें, अगर आप कंट्रोल एज करके हिस्ट्री देखेंगे ना अपनी ब्राउज़र की, तो उस हिस्ट्री के अंदर अगर सिर्फ आप 5 मिनट के लिए ये ब्राउज़र ओपन करके कुछ सर्च कर रहे हैं ना, तो 5 मिनट की आप अपनी हिस्ट्री देखें कितनी ज़्यादा हिस्ट्री बन जाती है। सही है, तो 2-3 घंटे का मतलब तो ये है कि पत्नी उसने कितना ज़्यादा डेटा जनरेट कर दिया है। सही है, और यूजुअली लोग क्या करते हैं कि वो लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाते हैं उस जगह पर जहाँ पर उनका इंटरेस्ट होता है। अब जैसे फेसबुक की अगर एल्गोरिथम की बात करें, फेसबुक पे एल्गोरिथम चलता है, रिकमेंडेशन सिस्टम कहलाता है वो। फेसबुक का एल्गोरिथम है रिकमेंडेशन सिस्टम। सिर्फ फेसबुक का नहीं है, ये आपके जितने भी बड़े स्टोर्स हैं उन पे काम करता है। यूट्यूब हो गया, यूट्यूब भी आपका रिकमेंडेशन सिस्टम पे चलता है। इंस्टा हो गया, आपके रिकमेंडेशन सिस्टम पे चलता है। मैं बताता हूँ होता क्या है। अमेज़ॉन वगैरह का नाम सुना होगा। अमेज़ॉन प्रॉपर एक वेबसाइट है जिस तरह दराज है, ठीक है, इसी तरह की एक सेलिंग वेबसाइट है अमेज़ॉन के नाम से, बहुत बड़ी है वो तो कंट्रीज़ में चलती है, डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो ये लोग क्या करते हैं, इनके पास रिकमेंडेशन सिस्टम होता है। अब इमेजिन करें कि आपने लेट से अपने लिए ना कुछ चीज़ ढूंढनी है, लेट से आपने बैग ढूंढना है। बैग आपने गूगल पे सर्च किया कि बेस्ट बैग प्राइस इन पाकिस्तान, या कोई बैग का आपने नाम लिख के सर्च किया कि उसकी क्या प्राइस आपको पड़ेगी। आपने कहाँ सर्च किया, गूगल पे सर्च किया। आपने बंद किया गूगल, समझ आया नहीं आया, मतलब प्राइस आपको समझ आई नहीं आई, आपने बंद कर दिया, फेसबुक को चले गए। अब आप फेसबुक पे जाएंगे ना, हालांकि आपने भी 5 मिनट पहले वो वाला काम सर्च किया है, फेसबुक पे जाएंगे ना तो आपको फेसबुक पर उसी से रिलेटेड आपको एड्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। भाई एक बंदा फला है, ये एड्स चला रहा है, बैग सेल कर रहा है इस प्रोडक्ट के। फिर आप नीचे जाएंगे थोड़ा सा,
फिर आपके पास दोबारा से वो रिकमेंडेशन आ जाएगी कि ये बंदा भी बैक सेल कर रहा है। एक बात समझ रहे हैं? तो देखें कितनी जल्दी आपका प्रोसेस ये दोबारा से चल पड़ा। आपने कुछ टाइम पहले रिसर्च करी, अब आप जब फेसबुक पे जाना आपके पास वही चीज़ देखने को मिल रही है। सिमिलरली यूट्यूब, आपने यूट्यूब का मेन पेज खोला, सिर्फ कुछ रैंडम वीडियोस आ रही हैं। अब लेट्स से कि आपने किसी एक वीडियो पे ना थोड़ी देर रुक के उसको सुन लिया, थोड़ी देर के लिए आपने उस पर क्लिक कर दिया या आपने माउस होवर करके उस पर कुछ देर के लिए सुन लिया, तो क्या होगा, आपको नेक्स्ट कुछ मिनट्स के बाद ना उसी तरह की वीडियोस दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? ऐसा हुआ होगा लाजमी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपका जो मॉडल है ना वो हर थोड़ी या हर कुछ सेकंड्स के अंदर ट्रेनिंग कर रहा होता है। बड़े ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ना इनके लिए, क्यों? क्योंकि अगर ये लोग ट्रेनिंग नहीं करेंगे ना अपने मॉडल की तो ये बहुत बड़ा बिजनेस लॉस कर देंगे। देखिए क्या होता है, पहले फेसबुक के अंदर मैंने फेसबुक एड्स चलाएँ तो फेसबुक में क्या होता था कि पहले हम फेसबुक को ना इंटरेस्ट बता देते कि मेरी प्रोडक्ट के लेट से मैं सेल कर रहा हूँ, लेट से मैं थर्मोस सेल कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब थर्मोस सेल करने के लिए ना मैं क्या करूँगा, मुझे अपनी जो ऑडियंस है ना उनके इंटरेस्ट बताने पड़ेंगे। अब मुझे बताएं थर्मोस के हर कोई ख़रीद लेगा? कौन ख़रीदेगा? ज़्यादातर स्टूडेंट्स या जो स्कूल में टीचर्स हैं वो भी ख़रीद सकते हैं। ठीक है, थर्मोस नहीं, वो नहीं बोल रहा मैं फैंसी थर्मोस बोल रहा हूँ जो ऑफिस में चल रहा है आजकल। मैं दिखाता हूँ। अब थर्मोस बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है। नहीं इस तरह के नहीं बोल रहा मैं, इस तरह के नहीं, ऑफिस में जो चल रहे होते हैं। मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, गर्म रखने के लिए या ठंडा रखने के लिए, मुझे एग्जैक्टली उसका माइंड में नहीं आ रहा। देखें जैसे ये होगी ये फैंसी ना, हाँ बॉटल होगा, ये वाटर बॉटल बोलना चाह रहा था मैं। ठीक है, अब मैं लेट से मैं एक स्टोर रन करता हूँ, मैं ये वाली चीज़ें सेल करता हूँ, सही है। तो अब फेसबुक पहले क्या करता था, फेसबुक हमसे पहले इंटरेस्ट मालूम करता था। जब आप बताओ कि आपकी जो प्रोडक्ट है ना ये किन लोगों को दिखानी चाहिए, किन लोगों को हम दिखाएं तो वो उनके ख़रीदने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब आप मुझे बताएं अगर मैं सबको इंक्लूड कर लूँ अपने ऑडियंस के अंदर तो फ़ायदा होगा? नहीं होगा। क्यों? चूँकि इस तरह के ज़्यादातर ऑफिस में चल रहे हैं या स्कूल्स जो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके टीचर्स ये लेके जाते हैं, या इवन स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं इस तरह के थर्मोस फैंसी टाइप के ख़रीद रहे होते हैं। तो मतलब मेरा जो टारगेट ऑडियंस है या कस्टमर है वो सिर्फ यही लोग हैं। ठीक है, इसके अलावा मज़दूर ये वो मेरी ऑडियंस से बिल्कुल बाहर लाया करते हैं। तो मैं फेसबुक को पहले बताया करता था कि भाई इस तरह के इंटरेस्ट के लोग होंगे तो आप जो है ना उनको मेरी ये ऐड दिखाना, सही है। लेकिन ये पुरानी बात है। अब क्या हुआ, जब से फेसबुक ने ये रिकमेंडेशन सिस्टम को अपने पास मतलब अप्लाई किया, उसके बाद से फेसबुक को अगर हम उसको इंटरेस्ट ना भी बताएं ना कस्टमर का, और अगर हम सिर्फ अपने एड्स चलाएं, सिर्फ एड्स चलाएं, तो फेसबुक खुद ये डिसाइड कर लेगा कि भाई ऐसे कौन से लोग हैं जो इस थर्मोस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमारा एड उन्हीं लोगों को दिखेगा जाकर। समझ रहे हैं? तो लेट से अब फेसबुक किस तरह आइडेंटिफाई कर रहा है, फेसबुक किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहा है। लेट से आपने फेसबुक ओपन करी, आप सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं। अब लेट से कोई डेटा साइंस की कोई जॉब का कोई पोस्ट आपको देखने को मिली फॉर एग्जांपल, ठीक है, या इंटर्नशिप की आपको पोस्ट देखने को मिली, ठीक है, हम अपने लिहाज से सोच रहे हैं। तो क्या होगा, अगर हमें वो पोस्ट देखने को मिलती है तो हम कुछ देर रुक के उसको देखेंगे, नहीं देखेंगे? हम ऐसे जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहे थे, ठीक है, लेकिन जैसे हमें कुछ पोस्ट मिली इस तरह की, या हमें कुछ इस तरह की अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे इंटरेस्ट की है, ठीक है, जब वो मुझे दिखेगी तो मैं कुछ सेकंड के लिए रुकूंगा ज़रूर, ठीक है। और हो सकता है कि मैं उसको लाइक कर दूं, उस पर कमेंट कर दूं या उसको शेयर कर दूं। समझ रहे हैं बात को? तो फेसबुक यहाँ से ना आइडेंटिफाई करता है कि कौन से ऐसे लोग हैं कि उनका इंटरेस्ट किस में है। यहाँ से उसने रीड किया इंटरेस्ट को लोगों को, और फिर जो लोग एड्स चला रहे हैं ना उनके एड्स को रिलेटेड जो रेलेवेंट लोग हैं ना उनको दिखाना स्टार्ट कर देता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप फेसबुक पे जाके लिख रहे हो कि बेस्ट थर्मोस या बेस्ट वाटर बॉटल स्टोर, या इस तरह करके आप फेसबुक पे सर्च कर रहे हैं, तो इस तरह की सारी चीज़ें ना फेसबुक को इंडिकेशन देती हैं कि आपका इंटरेस्ट अभी इस जगह लाई कर रहा है, सही है। तो फेसबुक वहाँ से लर्न करेगा और फिर आपको उसी तरह के एड्स दिखाना स्टार्ट कर देगा, सही है। तो सारा एक किसकी मदद से हो रहा है, आपका
मशीन लर्निंग की मदद से, डीप लर्निंग की मदद से, ठीक है, यह अलग का प्रोसेस चल रहा है कि मशीन अब क्या कर रही है, रियल टाइम में चीज़ों को लर्न करती है और फिर उसको लर्न करने के बाद आपको उसी तरह की सजेशंस देना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो आपका मशीन लर्निंग जो है वो अब हर जगह अप्लाई हो रहा है, सही है। तो मुझे बताएं थोड़ा सा इसका आइडिया क्लियर हुआ मशीन लर्निंग के बारे में? जी भाई, चलें अब इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं फिर हम। अब मशीन लर्निंग की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले क्या लिखिए, सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज मशीन लर्निंग। और सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या होता है हमारे पास, मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको हत्या दिखाता हूँ। चलें देखें क्या लिखा है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर अ मॉडल इज ट्रेन्ड यूजिंग लेबल्ड डेटा, मीनिंग एवरी ट्रेनिंग इनपुट इज पेयर्ड विद इट्स करेक्ट वेरीफाइड आउटपुट। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, समझे क्या बोल रहे हैं। सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर जब भी हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं तो हम मॉडल को इनपुट भी देंगे और आउटपुट भी बताएंगे, इनपुट भी देंगे, आउटपुट भी बताएंगे। अभी मैंने आपको 2 या 3 एग्जाम्पल दिए पीछे, एक तो फीवर आइडेंटिफाई करने वाली और एक प्राइस प्रिडिक्शन, कार की प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में। तो आप मुझे बताएं, जब मैं फीवर वाली एग्जाम्पल दे रहा था तो मैंने क्या कहा था कि मेरे पास कुछ इनपुट कॉलम्स होंगे, टेम्परेचर का, कोल्ड का, कफिंग का, फ्लू का, बॉडी पेन, इस तरह के ये इनपुट कॉलम्स हैं। और फिर मैं इसको आउटपुट भी बता रहा था। आउटपुट क्या था, फीवर के बारे में कि फीवर यस या नो। तो मैं इसको इनपुट भी दे रहा था, मैं इसको आउटपुट भी बता रहा था, सही है। तो इस तरह की जो मशीन लर्निंग होती है ये कहलाती है सुपरवाइज मशीन लर्निंग, जिसमें आप कस्टमर को, मॉडल को इनपुट डेटा भी दे रहे हैं, आउटपुट भी बता रहे हैं। ये आपकी मशीन लर्निंग कहलाती है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग। तो देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि लेबल डेटा, मतलब आपने क्या दिया, उसको इनपुट डेटा दिया, और क्या है, मीनिंग एवरी ट्रेनिंग इनपुट इज पेयर्ड विद इट्स करेक्ट वेरीफाइड आउटपुट। तो उसमें आपका करेक्ट वाला जो आउटपुट है आपने उसको वो भी बता दिया कि भाई ये चीज़ें थी तो उसका आउटपुट ये था, ये चीज़ें हुई तो उसका आउटपुट ये निकला। तो आपने इस मॉडल को ट्रेनिंग भी दी, ट्रेनिंग के साथ आपने उसका आउटपुट भी बताया कि भाई ये चीज़ें थी तो उसका आउटपुट इस तरह से देखने को मिला हमें। तो ये आपकी मशीन लर्निंग कहलाती है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसकी भी 2 टाइप्स होती है हमारे पास, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। अब रिग्रेशन को वैसे तो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको अगर, तो उस टाइम पे ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि रिग्रेशन में ना, देखिए हमारे मशीन लर्निंग मॉडल जो होते हैं ना, अगर वो सुपरवाइज मशीन से लर्निंग से रिलेटेड है तो 2 तरह के मॉडल्स होते हैं। एक मॉडल होता है कि मैं कंटिन्यूस वैल्यू प्रिडिक्शन करवाना चाह रहा हूँ, कंटिन्यूस वैल्यू प्रिडिक्ट करवाना चाह रहा हूँ। कंटिन्यूस वैल्यू क्या होती है, हमने पढ़ा था, ये स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था हमने, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। क्या था वो, दोनों अलग अलग होती है ना पहले तो दोनों क्या होती है पहले बताएंगे। डिस्क्रीट के अंदर पॉइंट के अंदर बात नहीं होती, बिल्कुल, और कंटिन्यूअस के अंदर 1.1 1.2 पॉइंट की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी अभी कार वाली कि मुझे कार की प्राइस निकालनी है, सही है। तो मुझे बताएं कि कार की प्राइस जो है वो हमारी डिस्क्रीट वैल्यू मिलेगी मुझे या कंटिन्यूस मिलेगी वैल्यू। चलें सिंपल प्राइस रखें, प्राइस, सिंपल प्राइस, कार को भी छोड़ दें, सिंपल प्राइस। आप मुझे बताएं कि प्राइस क्या होती है, क्या डेसिमल में आ सकती है, नहीं आ सकती? डेसिमल में आ सकती है ना भाई। पेट्रोल की प्राइस ये भी ना हम देख लें, हालांकि पॉइंट के बाद उसका कोई सेंस नहीं बनाता। पैसे चलता हमारे ज़माने में, चलते ही नहीं है पैसे। पॉइंट से पहले क्या है, सारे रुपए हैं ना, पॉइंट बाद पैसे तो हम डील ही नहीं करता इस ज़माने के अंदर। किसी ज़माने में सिक्का हुआ करता था, ठीक है, हमारे वालिदैन बताते हैं कि इस तरीके से 5 का 4 आने का सिक्का इस तरह से हुआ करता था। अब तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, लेकिन फिर भी पॉइंट में हमें वैल्यू देखने को मिल रही होती है, सही है। सिमिलरली आप कुछ भी खरीदने चले जाएँ, आप साबुन खरीद रहे हैं, शैम्पू खरीद रहे हैं, पॉइंट में उसकी वैल्यू होती है, सही है। तो क्या होता है, वो हमारे पास पॉइंट में प्राइसेस मौजूद होती हैं। तो याद रखें, अगर आपका जो आउटपुट कॉलम है, आउटपुट कॉलम, अगर उस आउटपुट कॉलम की टाइप या अगर उस आउटपुट कॉलम का जो वैल्यू है अगर वो कंटिन्यूस वैल्यू है, ये प्रॉब्लम क्या कहलाती है, रिग्रेशन प्रॉब्लम कहलाती है। क्या कहलाती है, रिग्रेशन प्रॉब्लम कहलाती है,
सही है। अच्छा, अब एक बात और समझें कि रिग्रेशन के लिए लाजमी नहीं है कि हमारा डेटा हमेशा कंटिन्यूस हो। हमारा डेटा क्या हो सकता है, वो डिस्क्रीट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, वो डिस्क्रीट भी हो सकता है। लेकिन डिस्क्रीट में क्या होगा, प्रॉपर नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। अब लेट से आपने ना क्या किया, एक स्टूडेंट का डेटा उठाया, स्टूडेंट परफॉर्मेंस का डेटा उठाया। लेट से आपने बताया भाई स्टूडेंट का नाम ये है, स्टूडेंट की एज ये है, उसकी हाइट ये है, उसका वेट ये है, उसने इतने क्लासेस मतलब इतने आवर्स पढ़े एक्स्ट्रा, ठीक है, सब आपने उसको डेटा दे दिया और आउटपुट में आप उसके मार्क्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं। क्या मुझे बताओ कि उसका अभी जो एग्ज़ाम देने जा रहा है ना, लेट से टोटल मार्क्स की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज की नहीं बात कर रहे हैं, टोटल मार्क्स आपने वो प्रिडिक्ट करने। तो अब मार्क्स क्या होते हैं, मार्क्स हमारे पास प्रॉपर नंबर्स होते हैं, पॉइंट में हमें मिलते हैं, नहीं मिलते मार्क्स, पॉइंट्स में मिलते हैं, लेकिन यूजुअली वो लिखे नहीं जा रहे होते, डिस्क्रीट की फॉर्म में उसको लेके जाया जा रहा होता है, राउंड ऑफ कर देते हैं। एग्जैक्टली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो डिस्क्रीट हमारा डेटा वाला होता है। तो आपकी ये प्रॉब्लम भी क्या है, ये प्रॉब्लम भी आपकी रिग्रेशन प्रॉब्लम है। तो अगर मैं इसको बताऊँ ना समझाने के लिए खुलासा, तो ये है कि भाई अगर आपने प्रॉपर नंबर्स प्रेडिक्ट करवाने हैं ना, और वो नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, प्रॉपर एक नंबर भी हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम आपकी क्या होती है, रिग्रेशन प्रॉब्लम होती है। अब मैं क्लासिफिकेशन समझाता हूँ। क्लासिफिकेशन में ये होता है कि जब भी हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की बात करते हैं तो आपका जो आउटपुट कॉलम होता है उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो लिमिटेड होती हैं। उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं। क्या मतलब हुआ मैं बताता हूँ। फीवर वाली की एग्जाम्पल बात करते हैं दोबारा। फीवर एग्जाम्पल की भी हमने बात करी। अब आप मुझे बताएं कि मैंने जो डेटा दिया है कि भाई पेशेंट था, उसको ये सिम्टम्स थे, उसको फीवर था, यस, उसको फीवर था, नो, सही है। मुझे बताएं मेरा जो फीवर वाला कॉलम है वो मेरा क्या है, वो मेरा टारगेट कॉलम है। मतलब मुझे वही प्रिडिक्शन करवाने के लिए इस्तेमाल करना है, उस फीवर को प्रिडिक्ट करवाना है और बाकी मैं सारा डेटा उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो फीवर वाला जो कॉलम है मेरा, उसकी कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, बस दो, यस और नो। अगर इसको नंबर की फॉर्म में बात करें 0 और 1, बस दो वैल्यूज़ हो सकती हैं। इसके अलावा कोई वैल्यू हो सकती है उसकी, नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम क्या कहलाती है, हमारी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहलाती है। समझ रहे हैं बात को। तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है या कोई अगर ऐसा हमारे पास सिनेरियो आ गया जिसमें हमारे पास जो आउटपुट कॉलम है उसकी वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, पॉइंट में भी, नंबर प्रॉपर नंबर्स में भी, छोटी भी बड़ी भी, वो क्या कहलाती है, रिग्रेशन प्रॉब्लम कहलाती है। और अगर आपका जो आउटपुट कॉलम है, डेटा का जो आउटपुट कॉलम है, अगर उसके अंदर सिर्फ 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हो या 3 हो, 4 हो, लेकिन लिमिटेड हो, वो क्या कहलाती है, हमारी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहलाती है। सही है। अब इसकी एग्जाम्पल ये हो सकती है कि हम ना एक ऐसे मॉडल की बात कर रहे हैं जिसमें हमें वो साइज़ प्रेडिक्ट करके देगा। सही है, साइज़ प्रेडिक्ट करके देगा। शर्ट के साइज़ की बात कर लेते हैं। शर्ट का साइज़ प्रेडिक्ट करके देगा। सही है कि भाई किसी को स्मॉल शर्ट आएगी, मीडियम आएगी, लार्ज आएगी, एक्स्ट्रा लार्ज आएगी या वेरी स्मॉल आएगी। ये कुछ फिक्स वैल्यूज़ है हमारे पास। ये बात समझ में क्या बोल रहा हूँ। तो अब मैंने लेट से उसको ना मॉडल को क्या किया, बहुत सारी डिटेल्स दे दी बंदे के बारे में जो उस शर्ट को पहनेगा ना, उसके बारे में। अब लेट से मैंने बोला भाई कि उसकी हाइट है लेट से 5.4 फीट है, उसकी एक हाइट दे दी, उसकी एज बता दी मैंने, ठीक है। उसकी मैंने जो है ना जो चेस्ट का साइज़ होता है वो बता दिया। और इस पूरी चीज़ के बिहाफ में मैंने उसको क्या बताया कि उसको जो शर्ट आएगी वो कौन सी आएगी, लेट से मीडियम आएगी, लेट से हमने बोल दिया। सही है। तो आउटपुट कॉलम मेरा अब जो है वो क्या बताएगा, साइज़ ऑफ शर्ट को क्लासीफाई करके बताएगा। सही है। क्यों, या तो स्मॉल होगी, या तो वेरी स्मॉल हो सकती है, मीडियम हो सकती है, लार्ज हो सकती है, एक्स्ट्रा लार्ज हो सकती है। भाई यही कुछ साइजेस होंगे ना। अब साइजेस अनलिमिटेड थोड़ी होंगे, यही बात समझ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम भी क्या होगी, आपकी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होगी। तो अगर मैं इसको दोबारा से जल्दी से इसको डिफ्रेंशिएट करके बताऊँ तो सिंपल अल्फाज में ये कि भाई रिग्रेशन में क्या होगा कि हमारा जो आउटपुट कॉलम है ना उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कुछ भी हो सकती है। लेकिन जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होगी उसके आउटपुट वाले कॉलम की वैल्यूज़ फिक्स होंगी। 3 हो सकती हैं भाई, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, इवन 10 हो सकती हैं, फिक्स है, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं निकल सकती। सही है। लेकिन प्राइस वाले की बात करें भाई, प्राइस तो कुछ भी हो सकती है। सही है। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहलाती है। सही है। तो सुपरवाइज करती हूँ हमने क्या बात करी कि भाई इनपुट भी देंगे हम मॉडल को और उसको आउटपुट भी देंगे। अगर आउटपुट के कॉलम के अंदर हमारे पास फिक्स वैल्यूज़ हैं
तो क्या कहलाएगा, सुपरवाइज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, मशीन लर्निंग के अंदर सुपरवाइज है वो और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। और अगर वो सुपरवाइज रिग्रेशन है तो उसमें क्या सिनेरियो बन रहा होगा कि हमारा आउटपुट कॉलम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसके भी यहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे, मशीन लर्निंग का सुपरवाइज रिग्रेशन मॉडल। सही है, यहाँ तक बताने जैसे क्लियर है। चले आगे बढ़ते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग, देखें अनसुपरवाइज लर्निंग अपोजिट है सुपरवाइज लर्निंग का। सुपरवाइज लर्निंग में हम क्या कर रहे थे, इनपुट भी दे रहे थे, आउटपुट भी दे रहे थे। अनसुपरवाइज में क्या करेंगे, जस्ट इनपुट देंगे, बस इनपुट देंगे। मॉडल यहाँ पर जो एल्गोरिदम्स यूज़ करेगा ना, जो इसने फार्मूलाज यूज़ करने हैं या इसने जो एल्गोरिदम्स यूज़ करने हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि वो डेटा के अंदर जाके मतलब तलाश करेंगे कि डेटा किस तरह से हमारा रिलेटेड है, खुद से जाके डेटा को समझेंगे खुद, और खुद क्या करेंगे, वो आउटपुट वाले कॉलम को गेस करेंगे। ठीक है, वो गेस रैंडम गेस नहीं है, वो प्रॉपर आपकी बहुत हैवी मैथमेटिकल क्या बोलेंगे एल्गोरिदम्स की मदद से वो कैलकुलेट हो रहा होता है। वो कोई रैंडम नहीं हो रहा कि बस यहाँ पे बैठ के तुक्के लगा रहे हैं, वो तुक्के नहीं लगाए, गेस नहीं कर रहा रैंडम, लेकिन वो क्या करेगा, सिर्फ इनपुट कॉलम के बिहाफ पे जाएगा। वो कॉलम आपका एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो जाकर क्या करेगा, खुद से डेटा के पैटर्न को समझेगा और फिर क्या करेगा, हमें प्रॉब्लम सोल्व करके दे रहा होगा। समझ रहे हैं? तो आपका क्या होता है, ये अनसुपरवाइज लर्निंग होता है। अब इसमें तीन चीज़ें आती हैं, एक होता है क्लस्टरिंग, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन एंड एनोमली रिडक्शन और एसोसिएशन रूल। क्लस्टरिंग में क्या होता है समझते हैं ज़रा। चलें, क्या लिखा हुआ है, क्लस्टरिंग इज एन अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक्स दैट ग्रुप सिमिलर अनलेबल्ड डेटा पॉइंट्स टुगेदर। वो क्या करता है, वो जाके जो हमारे क्लोज ग्रुप्स बन रहे होते हैं ना, उनके पॉइंट्स को क्लस्टर बना देता है। अब देखें, जैसे इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि ये डेटा क्या था, सिमिलर था, तो क्या करेगा, इससे जाके इस तरह का सर्कल बना दिया। समझ रहे बात को, ये डेटा सिमिलर था, इसका इसने क्या किया, सर्कल बना दिया, यहाँ पे एक सर्कल बना दिया। तो जो सिमिलर डेटा पॉइंट्स होते हैं ना, उनको क्या करता है, वो जाके सर्कल बना देता है। सही है। अब लेट से यहाँ पर ना हमने क्या किया, एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। लेट से हमने ना कुछ एज प्रोवाइड करे अपने मॉडल को, सही समझे, मैंने एज दी और एज था मेरे पास लेट से 3 साल के बच्चे से लेके लेट से 90 साल तक के मेरे पास डिफरेंट एज मौजूद थे। सही है। अब समझे बात को कि क्या होगा कि जब मैं इस पर अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करूँगा, वो क्या करेगा, वो जो क्लोज वाली एज है ना, अब लेट से मेरे पास इस रेंज में ना 4 से 5 किस्म के लोग लाई करते हैं। लेट से 3 साल से लेके 19 साल तक के, वो उनको क्या बोल देता है, उनको लेट से टीनेजर में डाल देता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको बोल देते हैं, लेट से उसको टीनेजर उसमें क्लासीफाई कर दिया। अच्छा, फिर जितने भी लोग जो 20 से लेकर कहाँ तक आ रहे थे, 40 तक आ रहे थे, उसको उसने यंग में डाल दिया फॉर एग्जाम्पल। फिर 41 से लेके लेट से 65 तक के जो लोग आ रहे थे, उसने उसमें क्या डाल दिया, ओल्ड में डाल दिया, एक ओल्ड की कैटेगरी बना दी। और फिर क्या किया, बाकी रिमेनिंग वालों को उसने वेरी ओल्ड या एज, वेरी एज, इस तरह करके बना दिया। तो मैं पॉइंट का समझाना चाह रहा हूँ कि क्या करेगा, हमारे डेटा को ना इस बिहाफ पे एक सर्कल में बंद कर देगा। ठीक है, और ऐसा क्यों कर रहा है समझाता हूँ मैं। लेकिन क्या करेगा, डेटा की क्लासेस बनाएगा खुद से और उनको ना ग्रुप कर देगा एक सर्कल के अंदर कि भाई ये जो डेटा मैंने इसमें सर्कल में डाला है ना, ये क्लोज डेटा है। तो मतलब इन पॉइंट्स का आपस में रिलेशन है, और बिल्कुल है। अगर हम 3 साल से लेकर 19 तक का उठाएं तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं भाई वो चाइल्ड है या एक टीनेजर लड़का है, कम उम्र का है। सही है। 19 में खुद एक बता रहा हूँ, और हो सकता है वो 13 तक रख ले, हो सकता है 15 तक रख ले। वो खुद से जाके क्या करेगा, सर्कल वाला फिनोमेना अप्लाई कर रहा होगा। सही है। अब लेट से मैंने क्या किया कि उसको न्यू वैल्यू प्रोवाइड करी। मैंने बोला मुझे बताओ, लेट से एक बंदा है, उसकी 11 साल एज है, ठीक है, और लेट से हम उसकी हाइट निकालना चाह रहे हैं। आपका एक्स एक्सिस पे क्या मौजूद है, एज है, और वाई एक्सिस पे क्या उसकी हाइट है। सही है। तो मैं उसको 11 साल बताता हूँ कि भाई 11 साल का एक बंदा है, अब इसकी हाइट बताओ क्या होगी। तो क्या करेगा, वो इस वाले को कंसिडर कर रहा होगा जो सर्कल के अंदर उसने एज रखी थी ना, जिस सर्कल में उसने हमारी डेटा वाली एज को रखा था, तो हमारी न्यू वाली एज को भी क्या करेगा, खुद से ले जाके उस सर्कल के अंदर डाल देगा। बोलेगा यार कि ये जो लड़के हैं ना, मतलब ये जो डेटा है, इनका डेटा सिमिलर है, यहाँ पे डेटा बहुत सिमिलर है, तो हमारी न्यू वाली एज को भी क्या करेगा, वो
इस सर्कल के हिसाब से हमें वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होगा उस एज की। सही है, सिमिलैरिटी मतलब मैच कर रहा होगा इन सिंपल वर्ड्स। तो आपका क्या होता है, ये आपका होता है क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। हमारा क्लस्टरिंग इस तरह से बनता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में क्या करता है ये, इसको देखते हैं ज़रा पहले इसकी डेफिनेशन। अच्छा, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन ट्रांसफॉर्म्स हाई डायमेंशनल डेटा इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल सेट ऑफ फीचर्स वाइल ट्रेनिंग क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या करता है, ये हमारे पास अगर हमने बहुत ज़्यादा डायमेंशंस दे दिए तो क्या करेगा, ये हमारे डायमेंशंस के दरमियान जो रेलेवेंट फीचर्स हैं, रेलेवेंट कॉलम्स हैं, उनको रखेगा, बाकी को क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा। सही है, वाइल रिटेनिंग क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। तो क्या करता है वो, जाकर जो इम्पोर्टेंट फीचर्स होंगे ना डेटा के, उनको रख लेगा, बाकी को क्या करेगा, खुद से ही उनको इग्नोर कर देगा, उनको ड्रॉप कर देगा। सही है, ये कौन करता है, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। डायमेंशन आपका क्या होता है, आपकी फीचर्स कहलाते हैं। डायमेंशन का मतलब आपका क्या होता है, देखें, लेट्स से आपके पास यहाँ पे 10 कॉलम है इस तरह से, ठीक है, या आपके 10 कॉलम्स हैं, जबकि रोज कितनी है आपके पास, 1000 रोज है। सही है, 1000 रोज है, तो कितने कॉलम्स है, 10 कॉलम्स है। तो इसकी शेप क्या बनेगी, ठीक है, शेप क्या बनेगी, रोज कॉलम्स होते हैं ना, रोज और कॉलम्स, तो 1000 कोमा 10, ये होती है ना भाई, मैट्रिक्स है, सिंपल मैट्रिक्स वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, रोज और कॉलम्स करके हम बता दें शेप को, तो शेप इसकी बनेगी 1000 और 10। अब डायमेंशन क्या होती है, आप लोग मुझे सोच के बताएं, डायमेंशन क्या होती है जी। हमने 2D पढ़ा हुआ है, 3D पढ़ा हुआ, वो क्या है, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन पढ़ा है ना हमने। ये डायमेंशन आपकी एक्स और वाई के हिसाब से बात हो रही है भाई, ये देखें ना, हमने इसको स्टडी किया था इस तरीके से। लेट से मेरा ग्राफ है, यहाँ पे एक्स वाली वैल्यूज़ है, यहाँ पे क्या है, वाई वाली वैल्यूज़, तो ये कितनी डायमेंशन है, सिर्फ 2 डायमेंशनल डेटा है। सही है, तो हो क्या रहा है कि अगर मेरे पास मेरे डेटा के अंदर बहुत सारे कॉलम्स हैं, बहुत सारे कॉलम्स हैं, मतलब उसकी डायमेंशन बहुत ज़्यादा है, जितने कॉलम्स उतनी डायमेंशन। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, लेट से मैंने एक्स पे क्या रखा, एज रखी हुई है, एक्स पे मैंने एज की वैल्यू रखी हुई है, और वाई पे मैंने हाइट रखी हुई है, तो कितनी डायमेंशन बनी मेरी, ये सिर्फ 2 डायमेंशन बना ये। सही है, अगर मैं एक और डायमेंशन इसमें शामिल करूँ, लेट से मैंने एक्स जी एक्सिस पे रखा वेट को, कितनी डायमेंशन बन गया, जब 3 डायमेंशन बन गया, तो जितने कॉलम्स होंगे ना मेरे डेटा के अंदर, उतने ही डायमेंशन बन जाती है मेरी। सही है, अब होता क्या है कि हर डायमेंशन ना मेरे आउटपुट पर ज़्यादा असर नहीं डालती। सही है, ज़्यादा असर नहीं डालती, तो क्या करेगा ये एल्गोरिदम हमारा डायमेंशनल रिडक्शन वाला, खुद जाएगा डेटा को ढूंढेगा और देखेगा कि यार किस कॉलम का आउटपुट वाले कॉलम पर कोई इफेक्ट नहीं है, जो इस तरह के कॉलम्स हैं उनको क्या करेगा, इग्नोर करेगा, और जो बहुत मेन फीचर्स हैं, मेन कॉलम्स हैं, जिनकी वजह से मेरा आउटपुट वाला कॉलम काफ़ी चेंज हो रहा है, जिनको चेंज होने से आउटपुट कॉलम बहुत चेंज हो रहा है, तो क्या करेगा वो, जाकर उनको रखेगा, बाकियों को ड्रॉप कर डालेगा। ठीक है, ये आपका हो गया डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। ठीक है, ये पढ़ेंगे, सारा टॉपिक है। ठीक है, फिर है एनोमली डिटेक्शन। एनोमली डिटेक्शन में क्या होता है कि ये खुद से जाएगा, मॉडल जो होता है हमारा, ये जो एल्गोरिथम है, वो जाएगा डेटा में और तलाश करेगा कि कहाँ पर एनोमली आ रही है। एनोमली पता क्या होती है? एनोमली को बोलते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ गई या कोई बहुत छोटी वैल्यू आ गई। सही है, मैं इसको समझाता हूँ आपको किस तरीके से। देखें, इसको अगर आप इस एग्जाम्पल समझेंगे तो क्या पता अच्छा समझ आ जाए।
जो लोग ऑयल एंड गैस को एक्सप्लोर करते हैं ना ज़मीन के नीचे, वो किस तरह से देखते हैं? भाई कोई आंखें तो है नहीं, कैमरा तो है नहीं कि यहाँ से तस्वीर भेजी पता चल जाएगा नीचे हाँ भाई यहाँ पे ऑयल मौजूद है वहाँ पर नहीं है, ऐसा थोड़ी पता चलता है। उसके लिए सर्वे होते हैं, सर्वे। उनके लिए हम वेव्स होती हैं, हमारे पास बहुत सारी किस्म की वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, हीट वेव्स हैं, साइज्मिक वेव्स हैं, डिफरेंट टाइप की वेव्स होती हैं। वेव्स बेसिकली ना लहरें होती हैं, सिंपल अगर वर्ड्स के हिसाब से देखें, और ये इनविजिबल होती हैं, हमें दिखती नहीं है। सही है। इवन जब मैं लाइट को देख रहा हूँ तो ये भी क्या है, ये वेव्स की मदद से मैं इसको देख पा रहा हूँ। अगर आप लोग मेरी वॉइस सुन रहे हैं तो ये वेव्स है, साउंड वेव्स आपके कान तक ट्रेवल करके आ रही हैं। आप लोग जो हमारे कानों के अंदर सेंसर्स होते हैं तरह के दिए हुए, तो वो सेंसर इन वेव्स को पिक करते हैं। जैसे ही वो इनको पिक मतलब एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर क्या होता है, ट्रांसलेटर लगा हुआ होता है हमारे कानों के अंदर, वो फिर हमें ट्रांसलेट करके दे देता है कि भाई सामने वाले ने जो बोला है ना वो वेव्स की शक्ल में यहाँ से पहले आपके कान तक ट्रांसफ़र हुआ, फिर यहाँ पे सेंसर्स होते हैं, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, उसकी मेडिकल टर्म है कुछ, वो हाँ रिसेप्टर्स ना, सही है। तो वो क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करके फिर ट्रांसलेट कर देंगे, फिर हमें समझ आएगा अच्छा भाई सामने वाले ने ये बोलना चाहा है। तो मैं उसकी बात कर रहा था कि बीनीथ द सरफेस हमें ऑयल को एक्सप्लोर करना है, क्रूड ऑयल को। तो क्या होता है, उसके लिए सर्वे किए जाते हैं, साइज्मिक सर्वेस कहलाते हैं। साउंड वेव्स उसमें भेजी जाती है ज़मीन के नीचे। तो होता क्या है कि अगर जो वेव्स है ना, पहली बात ये है कि नीचे जाती हैं बहुत, टकरा के वापसी आती हैं वो, ठीक है, ये हमेशा इस तरह से होता है। सोनार वेव्स होती हैं, साइज्मिक वेव्स भी होती हैं, सोनार वेव्स भी होती हैं, ठीक है। डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, या तो जाके ना कोई बहुत हैवी दो मेटेलिक पीस को टकराते हैं, बहुत हैवी से टकराते हैं, वो इतनी ज़्यादा वेव्स होती हैं कि एक माइनर लेवल वहाँ पे अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है। लेकिन वो वेव्स जो है ना क्या करती हैं, ज़मीन के नीचे जाती हैं, और जब जाके वो वापसी आती हैं तो सेंसर लगे होते हैं बहुत दूर जाके, तो हमें पता चलता है कि वो किस चीज़ से टकरा के आ रही है, रिस्पॉन्स पता चल जाता है, ठीक है। अगर पानी से टकरा के आ रही होगी वो, तो उसका रिस्पॉन्स अलग मिल रहा होता है, थोड़ी सी वीक हो जाती है वो लेट से, ठीक है। और अगर ज़मीन से टकरा कर आ रही हैं तो थोड़ी सी उसका बिहेवियर चेंज मिलता है, मे बी कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग वापसी रिटर्न हो रही है। लेकिन जब ऑयल एंड गैस से जाके टकरा के वापसी वो आएंगी ना, तो उसका बिहेवियर अलग होगा। जो सेंसर्स लगे होंगे ना दूर जगह पे, वो डिटेक्ट कर लेते हैं, हाँ यार इसकी वैल्यू ना मतलब हमारी उस रेंज में आ रही है, मतलब जितनी रेंज में हमें ऑयल और गैस की मतलब डिस्कवरी मिलने को होती है। लेट से अगर हम बोलें कि भाई जो वेव्स आ रही है ना, उसकी एनर्जी आ रही है 130 से लेके 150 जूल्स के दरमियान आ रही है, या माइक्रो जूल्स में आ रही है एनर्जी जो वेव्स की वापसी रिसीव हुई है साउंड वेव्स पे। तो लेट से हम ये कंसिडर कर लेते हैं, मुझे एग्जैक्टली वो वैल्यू याद नहीं है, कि यही वो रेंज है जो हमें बताती है कि हाँ भाई इस जगह पर ऑयल एंड गैस होने के चांसेस हैं। तो फिर क्या होता है, उस जगह पर जाकर जहाँ पे ये वेव्स टकरा के आ रही होती है ना, फिर एक वेल ड्रिल किया जाता है। फिर वेल ड्रिल करने के बाद एक छोटा सा मतलब वेल समझ रहे ना, मतलब हमारे घरों में भी होता है बोरिंग जिसको बोलते हैं, बोरिंग छोटा सा एक पाइप हमें गुजारते हैं इस तरीके से, वो पूरा अब भले 4000 फीट पर हो या किलोमीटर्स के अंदर हो, वहाँ तक भेजा जाता है। और फिर क्या होता है, उसको केसिंग लगाते हैं, मतलब इमेजिन करें जिस तरह बोरिंग का प्रोसेस होता है बिल्कुल वैसे ही होता है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि समटाइम्स हम लेट से ये कमरा है, इसमें ऑयल एंड गैस भरा हुआ बिल्कुल सपोज करें, लेकिन अगर ये कमरा नीचे होगा ना, बहुत नीचे ज़मीन के बहुत नीचे होगा, तो टेम्परेचर भी बहुत होता है, हाई प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो हर चीज़ ऊपर की तरफ भाग नहीं करती खुद ब खुद बगैर प्रेशर के, ये सुना होगा आप लोगों ने। तो क्या होता है कि हमें थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है चीज़ों का, तो फिर जाके मतलब हमें आइडिया हो पाता है। सही है। तो मैं आपको बता रहा था एनॉमली डिटेक्शन से हम चले थे। एनॉमली डिटेक्शन में क्या होता है कि हमें जो ऑयल एंड गैस होती है ना, हमें वहाँ पे एनॉमली देखने को मिलती है कि हमारा जो नॉर्मल बिहेवियर होता है ना, नॉर्मल बिहेवियर भाई हर जगह तो ऑयल एंड गैस मौजूद नहीं है ज़मीन के अंदर, तो आपको हर जगह या तो क्या बोलते हैं, रॉक्स का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा होगा, चट्टानों का ज़मीन के नीचे, या पानी का, बस मेजॉरिटी ये होता है रिस्पॉन्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस डेटा में कहीं पे चेंज देखने को मिल जाए कि वो रिस्पॉन्स ना तो रॉक्स से मैच कर रहा है, ना ही पानी के रिस्पॉन्स से मैच कर रहा है, सही है, फिर तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ यही है आपकी ऑयल एंड गैस होती है। तो ये एनॉमली कहलाती है कि आपके डेटा के अंदर बहुत एक डिफरेंट पैटर्न का आ जाना या एक डिफरेंट वैल्यूज़ का ऑब्जर्व होना, ये एनॉमली कहलाता है। तो समझे, हम मशीन लर्निंग के हिसाब से बात कर रहे हैं, हमारे डेटा के अंदर अगर कुछ इस तरह की चीज़ है जो एनॉमली रिलेटेड है, मतलब बहुत वियर्ड बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है, सही है, तो वो क्या होता है, हमारा एनॉमली डिटेक्शन कहलाता है।
ठीक है। तो इस तरह के एल्गोरिथम्स होते हैं जो क्या करते हैं, डेटा को जाके ढूंढते हैं, ठीक है, छानबीन करते हैं अंदर डेटा के अंदर जाके, जब कोई ऐसी चीज़ उनको मिल जाती है कि भाई यहाँ पे डेटा के अंदर बहुत वियर्ड वैल्यूज़ हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, सही है। अब लेट से एक कार है, ठीक है, इमेजिन कर लें, तो वहाँ पर क्या है, कार के अंदर मेजोरिटी कितने व्हीलर हो सकती है कार, 4, चले हमने इमेजिन कर लिया। बड़ी तो 6 हो सकती है, वैसे 6 भी आज तक देखी नहीं है मैंने, लेकिन जो बड़ी साइज़ की होती हैं उसमें भी शायद 4 ही होते हैं, कितने होते हैं? बड़े जो हाँ नहीं, कार के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। लेट से कार का बहुत बड़ा डेटा हमारे पास 1 लाख रोज़ का डेटा है, तो अगर उसमें कहीं पे जाके हमें पता चले कि भाई कार के 10 व्हील आ गए फॉर एग्जाम्पल, तो डेटा क्या है, नॉर्मली आ गई। अब 6 व्हीलर है, अच्छा कौन सी है, नाम बताएं। ये वाली सही है, लेकिन ये आई थिंक कार की कैटेगरी में तो नहीं आएगी है। अच्छा चलें हमने मान लिया 6x6 की भी हो रही है, लेकिन 10 अगर उसको व्हीलर देखने को मिल जाए कार के डेटा के अंदर, तो क्या कंसीडर किया जाएगा, ये आपका एक एनोमली कंसीडर की जाएगी, सही है। और इस तरह का डेटा फिर क्या होता है, हमारा एनोमली डिटेक्शन जैसे एल्गोरिथम्स की मदद से ये डिसाइड हो रहा होता है कि हाँ भाई ये डेटा सही है या गलत है। एनोमली होगी अगर होगी तो डेटा पे ज़्यादा क्या होगा, मतलब एक तरह से ख़राब डेटा मौजूद है हमारे पास, सही है, जो हो सकता है रॉन्ग वैल्यूज़ की फॉर्म के अंदर हो या रॉन्ग किसी ने लिख दिया हो, तो क्या होता है हमें यहाँ पे उसकी मदद से आइडिया हो जाता है एनोमली डिटेक्शन वाले एल्गोरिथम की मदद से। इसमें बस हमें मशीन बस ये बता दिए कि ये डेटा इस तरह अजीब सा ही है, इसमें कोई प्रेडिक्शन तो नहीं हो सकता। प्रेडिक्शन नहीं होगी, देखें पहले हम जब डेटा पे ट्रेन करें ना मॉडल को, तो हमें डेटा को बहुत अच्छे से देना पड़ता है। अगर हमने 22 डेटा दे दिया ना मशीन को सिखाने के लिए, 22 डेटा का मतलब है लेट से आप ना इमेजिन करें एक मॉडल बना रहे हैं, डीप लर्निंग का एक मॉडल बना रहे हो, क्या करेगा, इमेज क्लासीफाई करेगा। लेट्स आपका से प्रोजेक्ट आया, आपको एक सुपर स्टोर ने बोला कि आप मुझे ना इस तरह का एक कैमरा बना के दो जो क्या करेगा, मेरे मार्ट में आने वाले मेल्स को, फीमेल्स को, किड्स को काउंट करेगा, लेट से काउंट करेगा, सही है। तो अब आपने उस पर काम करना स्टार्ट किया। अब सबसे पहले तो आपको काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाला एक फीचर उसमें डालना पड़ेगा कि भाई पहले तो आपका मॉडल इतना तो कैपेबल हो कि वो मर्द को मेल्स आइडेंटिफाई करे, फीमेल को फीमेल्स आइडेंटिफाई करे, किड्स को किड्स आइडेंटिफाई करे। सबसे पहले तो उसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा ही है। क्या करेंगे आप, उसको ट्रेनिंग करवाएंगे। ट्रेनिंग में आपको इमेजेस दिखानी पड़ती हैं, ये मॉडल इस तरह से सीखता है, उसको दिखानी पड़ती हैं इमेजेस, ठीक है, जब हमारा डीप लर्निंग में आएगा टॉपिक। तो आपने उसको इमेजेस दिखाई, लेट से आपके पास 1 लाख फ़ोटोज़ थी, इमेजिन कर लें आपने कहीं से ना कलेक्ट कर ली या कहीं से ख़रीद ली, 1 लाख आपको फ़ोटोज़ मिल गई। अब हुआ क्या, उन 1 लाख फ़ोटोज़ में ना जो मेजॉरिटी फ़ोटोज़ थी वो थी 90 लाख, 1 लाख बोला ना, 90,000 फीमेल्स की फ़ोटोज़ थी, इमेजिन करें। उनमें से 8,000 या 6,000 के करीब किड्स की थी और 2,000 मेल्स की थी। अब डेटा देखिए 22 डेटा, क्या बोलते हैं, अगर आप किसी भी डेटा के अंदर किसी भी चीज़ में किसी एक क्लास को बहुत ज़्यादा फोकस करने लगे ना, या उसका डेटा बहुत ज़्यादा मौजूद है आपके पास, तो क्या कहलाता है, आपका डेटा सेट 22 है। तो आप अगर ये डेटा देंगे ना अपने मॉडल को, तो मॉडल भी 22 बन जाएगा। मॉडल क्या करेगा फिर, मेल्स को भी फीमेल्स आइडेंटिफाई कर रहा होगा, समझ रहे बात को। तो अगर उसकी ट्रेनिंग गलत डेटा पर हुई भी है, सब कुछ ख़राब है आगे। तो हमारा ये जो एनोमली डिटेक्शन है ना, बेसिकली ये उस डेटा में जाके एक तरह से छानबीन करेगा और उसकी क्वालिटी को जाके चेक करने का एक क्या बोल सकते हैं प्रोसेस है, तरीक़ेकार है। तो वो देखेगा कि हाँ भाई डेटा के अंदर एनोमली और इस तरह की कोई यूज़लेस चीज़ें तो मौजूद नहीं है, तो वो हमें यहाँ पे देख के बता रहा होगा, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है एसोसिएशन रूल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एसोसिएशन रूल, देखें समझे इस बात को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है एसोसिएशन रूल। ये बिना सुपरमार्केट की मदद की सुपरमार्केट में चलता रहता है। अब लेट से एक बंदा आया, ठीक है, वो जाता है लेट से किसी सुपरमार्केट जाता है और वो परचेज़ करता है, लेट से रेडीमेड रोटी चल रही है आजकल, रेडीमेड रोटियाँ चल रही हैं, पता होगा ना, पराठे और रोटियाँ रेडीमेड होते हैं कि उसके आपने पैकेट ख़रीद लिए, बस आपने उसको सेकना है
हल्का सा सेकेंगे वो आपका पराठा टाइप का बनता था, ये चल रहा है। अब लेट से एक बंदा गया सुपर मार्केट में और उसने ये ख़रीद लिया, सही है। अब सोच के बताएं, अगर वो ये चीज़ ख़रीद रहा है तो और क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो वो ख़रीद सकता है? अंडे हो सकते हैं, और आटा खरीद रहा है, हो सकता है मिल्क खरीद ले, ऑल पर्स, इस तरह के चीज़ें खरीद ले, ऐसी है ना भाई। अच्छा, और क्या हो सकता है इसके अलावा? चीनी, हाँ ठीक है। क्या शूज़ खरीद सकता है इसके साथ? नहीं। अब वही तो ना, आप समझ रहे हैं, यहाँ पर एसोसिएशन रूल आता है। अब समझे, ये तो हम अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग से कर रहे हैं। अब होता क्या है कि हम ना जो कस्टमर ख़रीद के जा रहा होता है ना, उस डेटा को हम मशीन लर्निंग मॉडल को देते हैं, वो डेटा मशीन लर्निंग मॉडल को देते हैं। तो मशीन लर्निंग मॉडल ना हमें बताता है पैटर्न्स, छुपे हुए पैटर्न बताता है कि भाई लेट से एक कस्टमर आया और उसने ख़रीदा आटा, सही है। अब बहुत सारे कस्टमर्स आए, उन्होंने आटा ख़रीदा, लेकिन लेट से आटा ख़रीदने के बाद ना अब हमें क्या लग रहा है कि वो अंडे खरीदेगा, ये खरीदेगा, सारा किचन आइटम खरीदेगा, हो सकता है बर्तन वगैरह भी शामिल हो, हमें ऐसा फील हो रहा है। लेकिन असल डिसीजन कौन लेगा? असल डिसीजन तो डेटा के बिहाफ पे चलेगा ना, कि ख़रीदा क्या लोगों ने, ये असल चीज़ है। तो लेट से हमने जब मॉडल को डेटा दिया ना, मॉडल बताता है कि भाई जो बंदा रोटी ख़रीदता है ना, रोटी ख़रीदता है, उसके बाद वो क्या ख़रीदता है, लेट से ऐसी रैंडम बता रहा हूँ मैं, लेट से वो मिल्क और एग्स ये नहीं खरीद रहा, लेट से इसके बाद वो ख़रीदता है क्या बोलना चाहिए, नहीं वो तो बहुत ही ज़्यादा आउट चली जाएगी, बहुत आउट चला जाएगा। क्या हो सकता है, मेरे माइंड में था, हाँ चावल बोल सकते हैं, लेट से चावल ले लेता है या कुछ इस तरह की चीज़ ले लेता है। मतलब हम जो सोच रहे हैं, मैं सिंपल ये बताना चाह रहा हूँ, हम जो सोच रहे हैं ना, हम अपने दिमाग से सोच रहे हैं, लेकिन असल डिसीजन जो होता है वो डेटा के बिहाफ पे दिया जाता है। हर चीज़ अब डेटा के बिहाफ पे चल रही है। अभी मैंने आपको फेसबुक वाली एग्जांपल दी, यूट्यूब की एग्जांपल दी, वो रैंडम नहीं चल रहा, वो प्रॉपर जो डेटा चल रहा है ना आपका, कुछ प्रीवियस डेटा जो चल रहा है उसी के बिहाफ पे उसकी न्यू लर्निंग हो जाती है, फिर आपको उसी जैसे सब कुछ काम दिख रहा होता है। वो तो डेटा से सीखता है, लाइक रिलेशन दिखता है चीज़ों में। बिल्कुल। तो हम क्या कर सकते हैं, जो सुपर मार्केट में लेट से हमारे पास उसका 10 साल का डेटा मौजूद है, हम इस तरह का ना मॉडल बनाकर ये देख सकते हैं कि भाई अगर एक बंदे ने आटा खरीदा तो उसके साथ क्या क्या खरीदा, और जो बंदा ज़्यादा मेजोरिटी में चीज़ें खरीद रहा होगा ना, लेट से कि आटा खरीदने के बाद वो चला जाता है चावल खरीद लेता है फॉर एग्जाम्पल, या चावल नहीं खरीदता तो क्या करता है वो घी खरीद लेता है, ठीक है, या थोड़ा बहुत इससे कुछ रिलेटेड खरीद लेता है। तो हमें डेटा से पता चलेगा, अच्छा यार अगर वो आटा खरीदना उसके बाद ये चीज़ खरीदता है, तो हमें उन दोनों चीज़ों को करीब करीब रखना चाहिए, ताकि जो अब न्यू कस्टमर आएगा ना, तो अगर उसके माइंड में नहीं है वो नई चीज़ लेना, वो तो आटा खरीदने के लिए आ रहा है, लेकिन अगर हमने उसको क्लोज रखा हुआ है ना, तो न्यू कस्टमर आ रहा है, अगर वो आटा को देखेगा तो लाजमी सी बात है, अगर उसके करीब में हमने वो चीज़ रखी है जो बाकी लोग ज़्यादा खरीदते हैं, तो उसके दिमाग में कुछ देर के लिए जाएगा, तो यार मैं ये ले रहा हूँ और हो सकता है मुझे इसकी ज़रूरत पड़ जाए, तो वो भी लेगा। ये समझ पा रहे हैं बात को? तो ये आपका एसोसिएशन रूल है जो आपको मशीन लर्निंग मॉडल निकाल के दे देता है, किसके भी हाफ पे, डेटा के भी हाफ पे, ठीक है। चलें, ये हो गया। अब सेमी सुपरवाइज लर्निंग, अब आप बताएं ज़रा इसको। सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या है? कॉम्बिनेशन है सुपरवाइज का और अनसुपरवाइज का। मतलब कुछ डेटा होगा इनपुट आउटपुट के साथ, और कुछ डेटा ऐसा होगा जिसमें सिर्फ इनपुट होगा, आउटपुट नहीं होगा। हम दोनों तरह की चीज़ें इसको देंगे, तो मशीन लर्निंग यहाँ पे काम करती है। ये क्या कहलाती है? आपकी सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग कहलाती है, ठीक है। और ये लास्ट वाली क्या है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग ना आपकी एक ऐसी मशीन लर्निंग की टाइप होती है जो आपको रियल टाइम में आपकी लर्निंग चल रही होती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग आपकी मशीन लर्निंग की वो वाली टाइप होती है जो क्या करती है, रियल टाइम में मशीन लर्निंग आपकी चल रही होती है। समझे बात को? अभी हम जब सीखेंगे ना, हम डेटा दे के उसको ट्रेन करवा रहे होंगे, लेकिन अब क्या हो गया है, इस ज़माने के अंदर मेजॉरिटी चीज़ों में आपकी ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग चल रही है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग आपकी मेजॉरिटी चीज़ों में चल रही है। जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल दे दी फेसबुक वाली, कि क्या हुआ, अब लेट से अभी आपका जो मैंने एग्जांपल दी वो अभी तक बैग की हद तक थी, बैग या वाटर बॉटल की हद तक थी। लेट से अब आपके माइंड में आया यार कि लेट से आपके किसी भाई ने बोला था मुझे ना एक वो खरीदनी है, डिजिटल वॉच खरीदनी है, ठीक है। अब आपके माइंड में अभी आया, पहले आपने क्या सर्च किया? बैग सर्च किया, उसके बाद आपको बैग्स के एड्स दिखना स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब क्या है आपके माइंड में कि यार मुझे तो वो भी देखना, मेरे भाई ने डिजिटल वॉच में कहा हुआ था, मैं ज़रा इसको भी तो देखूँ। आपने क्या किया? फेसबुक पे ऐसी सर्च करना स्टार्ट कर लिया डिजिटल वॉच,
प्राइस या इस तरह के आपने कुछ चीज़ें सर्च करी, अब आपको कुछ रिजल्ट्स मिले और वो इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगे आपको, मतलब समझ नहीं आ रही थी, आपने कर छोड़ो। अब आपने फेसबुक बंद कर दी या स्क्रॉल करा, कुछ टाइम के बाद आपको कुछ सेकंड से अंदर ही अब आपको डिजिटल वॉच रिलेटेड एड्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। सही है, तो सेकंड्स में काम चल रहा है, सेकंड्स में। तो मशीन लर्निंग मॉडल क्या है, अब डिसीजन लेने में क्या है कैपेबल हो गया है कि अगर वो किसी जगह फंस जाएगा या किसी जगह में उसको अगर डेटा मिल जाएगा तो क्या करेगा, उसी डेटा के भी आपको खुद को जल्दी से ट्रेन कर लेगा। अब मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल बताता हूँ कि अब यहाँ पे समझें आप कि दानिश क्या कर रहा था लास्ट टाइम, फंस गए आते हुए, क्लास लेने आए थे रास्ते में फंस गए। सही है, हाँ भाई दानिश क्या किया बताएं। ऐसे ही होगा ना, रास्ते बने बिल्कुल, रोड में फंस गए। अब दिमाग में क्या आएगा कि यार अगर मैं यहीं पे खड़ा रहा तो अगले 1 घंटे भी शायद सिचुएशन देखते हुए मे बी 1 घंटा आधा घंटा मेरा यहीं पे गुजर जाएगा। सही है, तो क्यों ना मैं क्या करूँ, या तो मैं मतलब रॉन्ग साइड निकाल लूँ या मैं कुछ गलियों से निकाल के क्या करूँ अपनी डेस्टिनेशन पहुँच जाऊँ। तो देखिए रियल आपकी क्या हुई, लर्निंग हुई यहाँ पे। आप उस जगह फंसे हुए, उस जगह खड़े हुए, तो क्या हुआ, जो करंट डेटा है आपका उस सिचुएशन मुताबिक आपके माइंड ने फ़ौरन से पिक किया कि अगर मैं इसी तरह रहा तो अगले 20-30 मिनट भी मैं शायद उस जगह ना पहुँच सकूँ जहाँ मुझे जाना है। तो क्या किया, माइंड ने फ़ौरन से कहा कि यार ये ट्राई करके देखते हैं। समझ आ रही बात। तो उसी टाइम पे क्या हुआ, बंदे ने डिसीजन लिया, मतलब माइंड ने उसको सजेस्ट किया, उसने डिसीजन लिया और वो वहाँ पे चला गया। समझ रहे बात को। तो इसको ये भी बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट डेटे के ऊपर बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में ही अपने आप को क्या कर रहा है, ट्रेन कर रहा है। सही है, तो थोड़े से डेटे के ऊपर थोड़ा सा डेटा, हाँ ये भी आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा डेटा पे आप क्या करेगा या खुद ट्रेन हो जाएगा। तो लेकिन समझे, पहले इसकी लर्निंग अच्छे खासे डेटा पर हुई हुई है, तो जब जाके ये छोटी छोटी चीज़ों पर अपने आप को ट्रेन करने के काबिल हो सका है। ठीक है, और ये जो ट्रेन आप करेगा अपने आप को ड्यूरिंग द सिचुएशन, ये मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी बिल्कुल सही डिसीजन होगा। मतलब इस अपने आप को ट्रेन करने के बाद दोबारा से जो डिसीजन लेगा ना, वो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम इसका सही डिसीजन होगा। मतलब ऐसा नहीं कि उसमें एरर देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप लोग ज़रा जो मैं आपको बता रहा हूँ फेसबुक वाली या यूट्यूब वाली, लेट से आपने पहले पाइथन की क्लासेस को सर्च किया, फिर आप देखेंगे कुछ सेकंड के बाद आपको पाइथन की ही फ़ौरन वीडियोस रिकमेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्च करें कि बेस्ट डिजिटल मार्केटर या बेस्ट डिजिटल मार्केटर कोर्स फॉर बिगिनर्स, इस तरह करके, तो आप देखेंगे पाइथन का कुछ 1-2 मतलब सेकंड्स में नहीं 1-2 मिनट्स के अंदर पुराने वाले रिकमेंडेशन ख़त्म हो जाएंगे और फिर न्यू वाली आपको रिकमेंडेशन स्टार्ट आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो रहा है, बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर ये चीज़ें आपकी दोबारा से रिट्रेन होकर आपको उसका रिजल्ट दे रही होती है। सही है, अच्छा तो देखें ज़रा यहाँ पे, अब हमारे पास ना यहाँ पे 2-3 चीज़ और बाकी हैं बस, फिर हम इंशाल्लाह पहला वो स्टार्ट करेंगे। एक होता है मशीन लर्निंग बैच और एक होता है ऑनलाइन मशीन लर्निंग। बैच में क्या होता है कि पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, 1 मिनट। अच्छा, बैच लर्निंग ऑल्सो नोन एज ऑफलाइन लर्निंग, ये ऑफलाइन लर्निंग कहलाती है। मतलब आप अपनी लोकल मशीन पे क्या कर रहे हैं, अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, जो हम करेंगे, हम बैच लर्निंग करेंगे, क्योंकि बल्कि लोकल पे तो नहीं कर रहे हम तो गूगल का सर्वर यूज़ कर रहे हैं। हम तो गूगल को भी यूज़ करते चले आ रहे हैं स्टार्ट से, तो हमारी ये बैच लर्निंग नहीं कहलाएगी, हमारी ऑनलाइन मशीन लर्निंग कहलाएगी। तो लेकिन लेट से आप अपने घर गए, आपने कहा मैं अपनी सिस्टम पे या अपने लैपटॉप पे एक छोटा सा मशीन लर्निंग मॉडल बनाऊंगा, तो आपकी वो क्या कहलाएगी, बैच लर्निंग कहलाएगी। कि आप क्या कर रहे हैं, बैच लर्निंग कर रहे हैं। मशीन लर्निंग की कौन सी टाइप परफॉर्म कर रहे हैं, बैच मशीन लर्निंग परफॉर्म कर रहे हैं, लोकल सिस्टम पे अपना वो उस मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। तो ये होता क्या है, मशीन लर्निंग अप्रोच वेयर अ मॉडल इज ट्रेन ऑन अ स्टैटिक एक्यूमुलेटेड डेटा सेट ऑल एट वंस। सही है, तो आपने किसी भी डेटा पर अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया। ठीक है, और वो डेटा क्या था, स्टैटिक था। अब आप मुझे बताएं ना कि आपने लेट से आपने हाउस की प्राइस प्रेडिक्शन का एक मॉडल बनाया। हाउस प्राइस प्रेडिक्शन हम करेंगे, हम ये क्लास में काम करेंगे हाउस प्राइस प्रेडिक्शन वाला।
तो आपने क्या किया, लेट से हाउस के बहुत सारे फीचर्स रखे, हाउस का साइज़, हाउस के फ्लोर्स, हाउस की लोकेशन, उसके रूम्स, ठीक है, उसके किचन्स, उसके बाथरूम्स, और लेट से कि वो आरसीसी है, स्लैब से, इस तरह की आपने बहुत सारे फीचर्स आपने रखे उस डेटा के अंदर। और फिर इन डेट आपने क्या किया, प्राइस का कॉलम लगा दिया कि भाई जिसके ये वाले फीचर्स होंगे ना उसकी प्राइस ये है, जिसके ये फीचर्स होंगे उसकी प्राइस ये है, ठीक है। लोकेशन भी आपने डाली कि भाई गुलशन का है तो और महंगा है, ठीक है, कहीं दूर दराज का है, कच्ची आबादी का है तो सस्ता है। ये आपने सब चीज़ें उस पर नोट कर ली एक डेटा के अंदर, सही है। आपने उससे मशीन लर्निंग मॉडल चला दिया, मशीन में आपका ट्रेन हो गया, सही है। लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या वो जो आपके पास डेटा था वो अपडेट होगा क्या दोबारा से? नहीं। देखिए, हम CSV फाइल्स का यूज़ कर रहे होते हैं, हम डायरेक्ट कहीं वेबसाइट से डेटा नहीं उठा रहे, या हम SQL से डेटा लेकर नहीं आ रहे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कंपनीज़ के अगर से आपसे बात करें तो कंपनीज़ का डेली का डेटा SQL सर्वर पे या डेटाबेस में जाके सेव हो रहा होता है। तो वहाँ तो डेटा जो जहाँ से हम डेटा अपने पास लेकर आ रहे हैं, मशीन लर्निंग मॉडल चला रहे हैं, तो वहाँ तो कंटिन्यूसली डेटा अपडेट हो रहा है। अगले दिन थोड़ा सा और डेटा आ जाएगा, ये जैसे भी हमने फेसबुक की एग्जाम्पल ली, हर सेकंड्स के अंदर डेटा चेंज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, डेटाबेस में जाकर डेटा सेव हुआ, मशीन लर्निंग ने फ़ौरन से मतलब सेंस किया क्या डेटा चेंज हुआ है, तो फ़ौरन से क्या करा, वहाँ से डेटा उठाया, अपने आप को और ट्रेन कर लिया। लेकिन हम जो मशीन लर्निंग परफॉर्म कर रहे होंगे ना, वो हमारा एक्यूमुलेटेड स्टैटिक डेटा सेट होगा, सारा का सारा जमा हुआ एक स्टैटिक डेटा सेट है, उसको बार बार अपडेट नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो आपकी ये वाली चीज़ क्या कहलाती है, मशीन लर्निंग बैच लर्निंग कहलाती है, ML की बैच लर्निंग कहलाती है, सही। और अगर आप डेटा को अपने पास कंटिन्यूसली अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, और आपका मॉडल उस पर कंटिन्यूसली ट्रेन हो रहा है, कंटिन्यूसली का मुराद हो सकता है अभी जैसे हमें इतनी कोई बड़ी नीड नहीं है कि हम हर सेकंड उसको ट्रेन करें, तो हो सकता है हमने कुछ डेटा और उठाया, हमने एक्सेल फाइल में डाला, उसको दोबारा से ट्रेन करा दिया, सही है। फिर लेट से 1 महीने बाद हमारे पास और डेटा कलेक्ट हो गया, हमने उसको अपनी एक्सेल फाइल में डाला, फिर दोबारा से ट्रेन कर दिया, सही है। तो हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ आपकी क्या कहलाती है, ऑनलाइन ML कहलाती है। कि अगर आप अपने मॉडल को कंटिन्यूसली ट्रेन करते जा रहे हैं न्यू डेटा सेट पे, तो क्या कहलाता है आपका ये ऑनलाइन मशीन लर्निंग। बेच में क्या, बस एक मरतबा डेटा देकर आपने ट्रेन कर दिया, बस अब वो स्टडी है, ठीक है। मशीन को ट्रेन करवा, तो ये ऑटोमेटिकली भी हो सकता है ना, जैसे होता है एक्सेल की फाइल है उसी में ऑटोमेटिकली डेटा है और हमने जो मशीन को रन किया उसमें ऑटोमेटिकली करती है। लेकिन एक्सेल की फाइल में ऑटोमेटिक डेटा कैसा आता है? हमको बंदा डाले तो आ सकता है। हाँ, बंदा डालेगा तो आ जाएगा ना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है, वो बंदा भी तो एक लिमिटेड तक डालेगा ना, एक लिमिटेड अमाउंट में डालेगा। तो आप मुझे बताएं ना, लेट से उस बंदे ने हर वीकली क्या करता आता है, वो डेटा को उठा के डाल देगा, सही है। तो ये वाला तरीका ज़्यादा बेहतर है, या ये तरीका ज़्यादा बेहतर होगा कि हमने जो मशीन को डेटा दिया है ना, वो एक डेटाबेस से उठा के डेटा उसको दिया है, ठीक है, और वो डेटाबेस के अंदर रोज़ाना की बेसिस पे डेटा न्यू आ रहा है, सही है, रोज़ाना आ रहा है। तो क्या होगा, जैसे ही न्यूज़ में डेटा आकर गिरेगा, हमने मशीन लर्निंग पे एक डेटाबेस बना, मतलब जो सोर्स है ना हमारी, उसमें कंटिन्यूसली डेटा अपडेट होता जा रहा है, तो हम वहीं से डेटा लाना के इसको देते जा रहे हो, मशीन को दोबारा से ट्रेन करवाते जा रहे हैं, सही है। लेकिन ये पॉसिबल होगा जब आपका ऑनलाइन सिस्टम चल रहा होगा, सही। हम एक्सेल, CSV इनकी मदद से ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं चला सकते, समझ रहे हैं। तो आपका ये क्या कहलाएगा, आपका ये ऑनलाइन मशीन लर्निंग कहलाएगा कि आपके पास कंटिन्यूसली न्यू डेटा आता जा रहा है, मशीन को ट्रेन करते जा रहे हैं। ये मतलब डायनामिक की तरह हो गया, डायनेमिक हो गया, ठीक है। डेटा आया, सर्वर में गिरा, सर्वर से आपने उठाया, स्केड्यूलर लगाया हुआ, टाइम की एक लाइब्रेरी होती है कि हर 24 घंटे बाद क्या करो, दोबारा से स्क्रिप्ट लिखी हुई है नीचे, मतलब मशीन लर्निंग कोड लिखा हुआ है, दोबारा से डेटा जो न्यू आया है उसको क्या करो, मॉडल को दो, मॉडल फिर से ट्रेन करवाना, बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी ऑनलाइन मशीन लर्निंग ही अब इस ज़माने में चल रही है, समझे ना बात को। अगर आपने 1 साल का डेटा उठाया है किसी भी कंपनी का, उठा के मॉडल ट्रेन कर दिया, सही है। अब क्या होगा, अगर उसी मॉडल को आप 10 साल के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या किसी काम का रहेगा वो? नहीं। देखें ना, अगर आप फेसबुक, इंस्टा, इसकी एग्जाम्पल में दोबारा आए, अगर वो अपने मॉडल को हर सेकंड या हर मिनट ट्रेन ना करें दोबारा से, तो क्या ये प्लेटफॉर्म चल सकेंगे? फिर नहीं चल सकेंगे। क्यों? क्योंकि एक बंदे ने, लेट से आज मैं ढूंढता हूँ जाके मुझे लेदर जैकेट खरीदनी है, मैंने उस पर सर्च किया, मुझे आज के जो है ना, मतलब आज उसने क्या किया, मॉडल ने लर्न कर लिया और आज के मुझे
रिकमेंडेशन दे दी भाई ये आपके एड्स हैं और आप यहाँ से क्या कर सकते हो, लेदर जैकेट खरीद सकते हो। ठीक है, अब मुझे बताएं कि अगर मैं परसों तरसों दोबारा से अगर फेसबुक खोल के कुछ और सर्च करता हूँ, तो अगर उस सर्च के बिहाफ पे अगर मॉडल ट्रेंड नहीं हुआ दोबारा, तो मुझे फिर भी किसके एड्स दिख रहे होंगे, लेदर जैकेट के ही दिखा रहा होगा ना, क्योंकि उसने मेरी न्यू वाली जो डेटा मैंने उसको जनरेट करके दिया उसको ट्रेन ही नहीं हुआ। उसके बाद अभी तक जो डेटा पड़ा हुआ किसका पड़ा हुआ, मेरी इंटरेस्ट पड़ा हुआ मेरे लेदर जैकेट का, मुझे लेदर जैकेट के रिलेटेड ही वो एड्स शो कर रहा है। हालांकि हो सकता है मैंने उस ड्यूरेशन में लेदर जैकेट कहीं से ले ली हो और मेरा इंटरेस्ट अब उसमें है ही नहीं, मेरा इंटरेस्ट चेंज हो चुका है। मैं लेट से मैं वॉच लेना चाह रहा हूँ, सही है ना। तो क्या अगर मैं जाके वॉच के बारे में सर्च कर रहा हूँ तो उसको ट्रेंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, फ़ौरन से होना चाहिए, ताकि मुझे उसी से रिलेटेड एड्स को रिकमेंड करे, सही है। तो बेस लर्निंग अगर हमने करा के मॉडल को रख दिया ना, तो अभी के ज़माने में तो इतना ज़्यादा बेस लर्निंग मतलब ख़त्म हो गया है कि हो सकता है कि अगले 5-10 मिनट के बाद ही उस बेस लर्निंग मॉडल की जो इंपॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस से ख़त्म हो जाए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि अगले ही लम्हे डेटा चेंज होने की मतलब चांसेस हैं। अगर डेटा चेंज हुआ तो अगर आपने मशीन लर्निंग मॉडल को उस टाइम पे दोबारा ट्रेन नहीं किया, वो बेकार हो गया मॉडल। हम मतलब एक मॉडल लेंगे, उसको बेंच के हिसाब से ट्रेन करके अभी जो लेटेस्ट चल रहा है डेटा उसके साथ फिट करेंगे। बिल्कुल। ये एक बात इसमें समझना है कि ये मशीन लर्निंग जो भी होगी, आपने ये बहुत सारे चैनल बताए, ये किस प्लेटफॉर्म या कहाँ जाके ये चीज़ें जमा होती है, कहाँ ये उसके साथ लिंक करता है मशीन लर्निंग, कैसे इसको क्या पीछे क्या चल रहा है। देखिए बैकएंड है ये सारी। अब होता क्या है कि मैंने यूट्यूब स्क्रॉल किया, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, अच्छा सर्च ना भी करें ना, सिर्फ आप अगर यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं और अगर आपने किसी पे क्लिक कर दिया, अब जो यूट्यूब के पीछे मतलब यूट्यूब जो वेबसाइट है उसके पीछे मशीन लर्निंग मॉडल्स लगे हुए हैं, वो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि यूज़र किस वीडियो पे काफ़ी देर के लिए रुक रहा है, या किस वीडियो पर अपना माउस लेकर आ रहा है, या किस वीडियो पर क्लिक कर रहा है, या किस वीडियो पे लाइक दे रहा है, कमेंट कर रहा है, सही है। और जो कमेंट दे रहा है वो किस तरह का है, लाइक का है डिसलाइक का, ये सब कुछ क्या हो रहा होता है, डिटेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट से बहुत ईजिली हो जाता है, जावास्क्रिप्ट की मदद से। और फिर ये डेटा जो हम जनरेट करते हैं ना, ये हमने हमारी कोई ना कोई तो एक्टिविटी होगी, तो हमने जो डेटा जनरेट करके दिया ना पीछे, उसने क्या किया, उस डेटा को उठा के पहले तो कहीं सेव किया होगा डेफिनेटली, और फिर सेव करने के बाद क्या हुआ, मॉडल के पास से लग गया वो डेटा कि भाई यूज़र का ना अब इंटेंशन चेंज हो गई है, वो किसी चीज़ के साथ आया था लेकिन अब उसका माइंड चेंज हो गया है, उसका इंटरेस्ट चेंज हो गया है। मॉडल क्या करेगा, उसी चीज़ के हिसाब से अपने आप को ट्रेन कर लेगा कि भाई यूज़र का पहले था इंटरेस्ट लेट से दुरूस में, लेकिन बाद में वो सर्च कर रहा है मार्केटिंग रिलेटेड चीज़ें, कंटेंट, सही है। तो क्या होगा, जैसे ही मार्केटिंग रिलेटेड चीज़ें ढूंढना तलाश स्टार्ट करेगा तो आप देखेंगे उसको बहुत सारी वीडियोस फिर मार्केटिंग रिलेटेड ही दिखना स्टार्ट हो जाएंगे कि मार्केटिंग किस तरह करनी है, फेसबुक पे एड्स चलाएं, इंस्टा पे एड्स चलाएं, टिकटॉक पे एड्स चलाएं, इस तरह के आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो पीछे बैकएंड पे चल रहा है, हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन मॉडल ज़रूर लगे हुए वहाँ पे। कितने लाखों करोड़ों के हिसाब से वो हर एक को रिकमेंड कर रहा होता है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी चलता है। अब आप देखें ना, अगर मैं यूट्यूब खोलूँगा मेरे पास ज़्यादातर लेक्चर्स आ रहे होंगे पाइथन रिलेटेड, क्योंकि मैं सर्च ही वो करता हूँ। लेकिन एक बंदा है वो लेट से डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ें सर्च करता है, तो उसको सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कंटेंट दिख रहा होगा। वो मशीन लर्निंग मॉडल जो है पीछे इतने सारे लोगों को एक साथ कैसे वो करता है। असल में सिस्टम इनके बहुत हेवी है ना। अब आप मुझे बताएं कि यूट्यूब कोई छोटा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे कितने लोगों ने अपनी वीडियोस अपलोड करी हैं। आप इमेजिन करें ना, अगर हमारी जो पीसीज हैं उसकी कितनी मेमोरी होती है, बहुत ज़्यादा हुआ हम लोग 1 TB तक चले जाते हैं, 1000 GB तक चले जाते हैं, इससे ऊपर हम जा ही नहीं सकते, मतलब नीड ही नहीं होती हमें। लेकिन इमेजिन करें ना, अगर मैं अपनी वीडियोस की बात करूँ ना, मेरे चैनल पर अभी तक 240 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, और तकरीबन अगर एवरेज निकालूँ मैं तो हर वीडियो 12 GB की बनती है। 12 GB की एक वीडियो बनती है तो कितनी हो गई है, ये देखें, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 × 40 × 2880 GB, ये सिर्फ मेरे हैं जो छोटा सा भी चैनल है, और इस तरह कितने लोगों ने वीडियोस बना के डाली हुई हैं। तो इतना बड़ा वो जब सिस्टम चला रहे हैं, इमेजिन करें मतलब कितनी इनकी स्पेस होगी, अनगिनत, अनलिमिटेड अगर बोले तो वो भी कम नहीं होगा। पूरी दुनिया से लोग कितना डेटा अपलोड करते हैं, तो अगर वो अच्छा ये फ्री में मिल रहा है सारा, मतलब ये जो स्पेस है ना, मतलब मैं इसको पे नहीं कर रहा इसके लिए, ये सारा फ्री में अपलोड हो रहा है मेरे पास। तो ये सारा जब वो स्पेस फ्री में हैंडल कर रहे हैं, तो क्या वो इतने बड़े सिस्टम नहीं लगा सकते कि जो इतनी स्पेस को, इतनी चीज़ों को हैंडल कर सके, पूरे
दुनिया के लोगों के हिसाब से इन चीज़ों को हैंडल कर सके। सुपर कंप्यूटर्स और ये क्वांटम कंप्यूटर्स कहलाते हैं। इतने हैवी कंप्यूटर्स हैं, इतनी मेमोरी, इतने फास्ट कि हम इमेजिन नहीं कर सकते उसको। और एक नहीं है जो, हाँ लाखों करोड़ों, समझ रहे हैं। तो उनके पीछे मशीन लर्निंग चल रही है, सारी डीप लर्निंग चल रही है और रिकमेंडेशन सिस्टम भी तो चल रहे हैं, वरना हमारे जैसे पीसी में तो फेल हो जाएगा फ़ौरन ये। आप देखेंगे ना मशीन लर्निंग हम पढ़ेंगे, अगर हम थोड़ा सा बड़ा डेटा इसको दे दें ना, मर जाएगा ये, लिटरली ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब इतना स्लो, और अगर हमने नहीं रोका तो हमारा पीसी हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा, इतना स्लो हो जाता है ये। और यही चीज़ अगर मैं गूगल के कंप्यूटर पे काम करूँगा तो चलता है। वो काम जब अपने लोकल सिस्टम पे 3-4 घंटे में करते हैं। मैंने एक मॉडल ट्रेन किया था इस तरह से, मुझे नाम याद नहीं क्या था उसका, बहुत पहले की बात है। मेरे सिस्टम ने उसको 4 घंटे के बाद जाके उसका मुझे ना रिज़ल्ट दिखाया था, सही है। और वही काम मैंने इस पर गूगल कोलैब पे किया था, 15 मिनट हार्डली लगे। कहाँ 4 घंटे से भी ज़्यादा और कहाँ 15 मिनट। तो ये है सारा जो है ना मशीन लर्निंग का सिनेरियो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में ना हम इसको प्रॉपर तरीके से एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे और इसको ना हम कंप्लीट करेंगे। फिलहाल इसको यहीं पे एंड करते हैं।